ए है और शायद दूसरा यूएसए में कुछ दूसरा ऐसा बैच होगा। तो उसमें हमारे क्लिक जो है साजिद सर वो वहाँ पे जोलॉजी की क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे बैच बी से, एनी डाउट इन द बायोलॉजी पर्टिकुलरली जियोलॉजी में, तो आप मेरे को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर में ऑलरेडी आपको ग्रुप में दे चुका हूं, ठीक है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा, किसी वर्ड में मीनिंग समझ नहीं आ रहा, कोई टर्म समझ नहीं आ रही, बिकॉज मेरे को लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने कनेक्ट किया था कि सर हम आई थिंक एसएमई जब बंगाली मीडियम से है तो हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, तो हमको वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं चलता कि किस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो उसमें आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप वर्ड मीनिंग बायो की समझना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला आप काम करेंगे सारे बच्चे, आप बायो की एक डिक्शनरी खरीदेंगे। बायोलॉजी के लिए अलग से एक डिक्शनरी आता है, ठीक है ना। आप किसी भी बुक सेलर के पास जाएंगे, या बुक सेलर पे जाने की जरूरत नहीं, अमेजन पे आप जाएंगे, तो वहाँ पे आप डिक्शनरी ऑफ बायोलॉजी चेक करिएगा, तो वहाँ पे आपको बायो का अलग से डिक्शनरी मिलेगा। तो वो आप खरीदे और एवरीडे उसमें से 5-6 वर्ड याद करने की कोशिश करो, ठीक है। आप बायो टू बंगाली ले सकते हैं, सॉरी इंग्लिश टू बंगाली ले सकते हैं, इंग्लिश टू उर्दू ले सकते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश ले सकते हैं। तो वो आपको अलग अलग वेरिएशन में मिल जाएगी डिक्शनरी। तो वो आप यूज करेंगे अपने लिए वर्ड को मीनिंग समझने के लिए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है किसी वर्ड का मीनिंग, तो आप वर्ड ग्रुप में डाल दीजिए या डायरेक्टली मेरे को कॉल कर दीजिए कि सर ये वर्ड का मीनिंग मेरे को समझ नहीं आया। जैसे लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने किया है जिनको बहुत सारे वर्ड्स में प्रॉब्लम था, तो लगभग आधे 1 घंटे तक मैंने उनको वो वर्ड मीनिंग लिखा के समझा दिए। तो आप में से भी अगर किसी को प्रॉब्लम होगा बैच बी में एंड सीपीएससी बैच में, तो आप प्लीज मेरे को कनेक्ट कर लीजिए, अपने पास कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंफ्यूजन इंशाल्लाह हम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप ईद सभी का अच्छा गुजरा होगा, ज़्यादा खाया पिया नहीं होगा, बिकॉज इस ईद पे खाने का बहुत मिलता है। आई होप आपने लिमिटेड खाया होगा, तो लिमिटेड खाओगे तो दिमाग भी हल्का रहेगा, दिमाग हल्का रहेगा तो क्लास में भी मज़ा आएगा। तो प्रीवियस क्लास जो हमारा हो चुका है ऑलरेडी, उसमें हम कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एनिमल किंगडम। बेटा एनिमल किंगडम को समझने के लिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। एंड मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड आई होप बिकॉज आप सारे सीरियस बच्चे हैं, आप सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, आई होप कि आप सबको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर होगा। बिकॉज अभी मैं आज पोरोफेरा किंगडम, एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम शुरू करने वाला हूँ, फाइलम पोरोफेरा। और फाइलम पोरोफेरा पढ़ाते समय मैं बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो आई होप आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला हम। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हम सिमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, हम स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। मीटिंग का होस्ट कौन है? होस्ट तो मैं ही हूँ ना, ये कौन है? अगर मीटिंग का कोई और होस्ट है ना, तो प्लीज आप होस्ट चेंज कर लीजिए, बिकॉज मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा सर, अगर होस्ट आप जानते हैं ना होस्ट कौन है, इफ यू नो हिम, आप प्लीज उसको बोलिए होस्ट चेंज करने के लिए, बिकॉज फिर मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा इधर से। चलिए, तो हम लास्ट, जब तक होस्ट शेयर होता है, जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब तक हम लास्ट वाला थोड़ा देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, एसिमेट्रिकल क्या होते हैं, सिमेट्रिकल क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। हम एग्रीगेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, या जिसको हम बॉडी प्लान भी बोलते हैं, हमने देखा है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है, एंड ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान क्या। और सारे बच्चे जितने भी क्लास में है ना अभी मेरी क्लास में, सब लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे, माइक ऑफ रखेंगे, कैमरा ऑन रखेंगे, बिकॉज हमको दिखना चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है, सो रहा है कि रियलिटी में सुन रहा है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो कैमरा सभी लोग ऑन करेंगे, एंड अजमल सर एंड एस सर इसको लास्ट पे चेक भी करेंगे किस का कैमरा ऑन है। सेकंड चीज हमने देखा है कि सीलोम क्या था, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था। तो सीलोम हमने देखा था, व्हाट इज सीलोम, और बॉडी कैविटी सीलोम कैसे बनती है, ये हमने देखा था। मीजोडर्म का क्या रोल होता है सीलोम बनाने में, ये भी हमने देखा था। और सीलोम में ए सिलोमेट्स कौन से होते हैं, सूडो सिलोमेट्स कौन से होते हैं, और ट्रू सिलोमेट्स कौन से होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डन दिस ऑल्सो, और आई होप कि ये भी सभी को क्लियर हुआ होगा। फिर भी इफ एनीवन हैज एनी डाउट इन द सीलोम बेटा, तो मेरे को प्लीज मैसेज करिएगा, मेरे को प्लीज कॉल करिएगा, हम वो चीज आपको क्लियर करेंगे, ठीक है ना।
फिर हमने स्पेशलाइजेशन देखा था, जिसको ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने हेड दिया, उसको हम स्पेशलाइज्ड बोलते हैं। और क्यों हेड देने की जरूरत पड़ी वो मैं ऑलरेडी आपको क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बिकॉज जिसके पास हेड है उसके पास कॉन्सेंट्रेटेड सेंस ऑर्गन है, और जिसके पास कॉन्सेंट्रेटेड सेंस ऑर्गन है वो ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है एनवायरमेंट को, और जितना जल्दी रिस्पॉन्स होगा उतनी सर्वाइवर की कैपेसिटी बढ़ जाती है बेटा। या ऐसा एनिमल ज्यादा सर्वाइव कर सकता है या जल्दी जल्दी बेटा रिस्पॉन्ड कर सकता है चेंजिंग एनवायरमेंट में, ताकि वो बेटर तरीके से क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, तो वो अभी हम उधर डिस्कशन पे नहीं जाते हैं। हम आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फाइलम पोरिफेरा। ठीक है ना। अब फाइलम पोरिफेरा को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट रुहीना, सादिया, नकीबुर, सादिया, तमीम, हफीजुर, रहमानुल, मसूद टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। ठीक है, सारे लोग जिस चीज का कैमरा ऑफ है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, ताकि मेरे को दिखाई दे कि अब क्लास में क्या है और क्या कर रहे हैं। तो प्लीज सब लोग अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। जल्दी जल्दी प्लीज, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कैमरा ऑन करने में। अच्छा सर, इफ यू कैन हियर मी, अभी भी होस्ट मैं नहीं बनाऊं, बिकॉज मीटिंग जिसने भी शुरू किया ना, होस्ट है चेंज नहीं हुआ अभी भी। एक मिनट रुक जाइए बेटा, मैं अजमल सर को कॉल लगा रहा हूँ। जस्ट प्लीज वेट करिए। आई कांट सी अफजल, आई कांट सी यू बेटा। ताजी मसीमा, आई कांट सी यू। रहमानुल, आई कांट सी। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दिए सब लोग। नकीबुर रहमान एंड सादिया सुबह एंड तमीम, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दो बेटा। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए ना, मीटिंग में होस्ट कोई है, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ बच्चे के साथ। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए जल्दी। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज जो मीटिंग मैंने शुरू किया है ना, उसका होस्ट कोई और है, तो जिसकी वजह से मैं मीटिंग शेयर नहीं कर पा रहा। ओके ओके ओके। हाँ नकीबुर, क्लास में कपड़े पहन के लिया जाता है, ऐसे नहीं लिया जाता। थोड़ा सा तो मतलब सो के कौन सी क्लास ली जाती है। ऐसे क्लास लेनी है तो मैं क्लास से आपको रिमूव कर दूंगा परमानेंटली, फिर क्लास में आने नहीं दूंगा दोबारा कभी। अपना कैमरा और जल्दी जल्दी ऑन कर दो, और जैसे क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, जैसे बाकी लोग अब दिख रहे हैं बैठे बैठे हुए हैं, तो बी लाइक दैट। ऐसे फालतूगिरी क्लास में मत करो मेरे। चलिए बेटे, जब तक ये ऑन होता है ना, पता नहीं कब ये शिफ्ट होगा होस्ट, तब तक अब मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहा हूँ, आप थोड़ा सुनने की कोशिश करना, फिर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दोबारा से वो लाइन रीड करवा दूंगा। अगर आपको याद हो, जब हमने शुरू किया था एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग चले, ठीक है ना, अगर हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग चले, तो बायोलॉजी का मानना ये है, साइंस का मानना ये है कि जब 500 मिलियन ईयर्स पहले, 500 मिलियन ईयर्स पहले, जब हमारी जमीन का फॉर्मेशन हुआ, जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, रिलीजन को हम अभी साइड में रख देते हैं, तो बायोलॉजी पे फोकस कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी बेटा, 500 मिलियन ईयर्स पहले जब धरती पे पहला एनिमल बना, या जब धरती पे पहला ऑर्गेनिज्म बना, वो इंसान नहीं था।
हालांकि हमारा रिलीजन बताता है कि 6 दिन में जमीन आसमान सब कुछ बना और उसके बाद डायरेक्टली इंसान को डाला गया जमीन के ऊपर, पहले जन्नत में गया फिर जमीन पे आया, दैट इज रिलीजन। बट अगर मैं बायो के ऊपर फोकस करूं, बायोलॉजी का मानना ये है कि 500 मिलियन ईयर पहले जब एक बड़ा सा धमाका हुआ, उस धमाके के बाद बेटा एक प्लेनेट बना, जिस प्लेनेट के ऊपर बेटा पहली लाइफ बनी, मतलब हमारा प्लेनेट अर्थ, हमारी धरती, ठीक है ना। और इस धरती के ऊपर जब पहला एनिमल बना या जो पहला ऑर्गेनिज्म बना, वो इंसान नहीं था, वो ह्यूमन नहीं था बेटा। तो जब हम एवोल्यूशन से पूछते हैं, जब हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से पूछते हैं कि हमें बताइए, अगर इंसान पहला ऑर्गेनिज्म नहीं था धरती के ऊपर, अगर लार्जर एनिमल्स पहले ऑर्गेनिज्म नहीं थे धरती के ऊपर, फिर कौन थे, तो उसका आंसर हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन कि वो प्रोटोजोअन थे बेटा। पहला एनिमल जो धरती पे बना, ठीक है ना, वो प्रोटोजोआ था। अब प्रोटोजोआ ऑलरेडी आपको पता है बेटा, प्रोटोजोआ बिकॉज उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनमें बहुत सारी बेटा डिसएडवांटेज थी। तो फिर क्या हुआ, फिर पहली बार प्रोटोजोआ ने अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश की। जैसे प्रोटोजोआ मॉडिफाई हुआ, उसने अपनी डिसएडवांटेज को हटा दिया, एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया, और वो प्रोटोजोआ बेटा आने वाले समय में एक अलग एनिमल, हालांकि वो भी पानी में ही था, प्रोटोजोआ भी पानी में ही था, और नया जो एनिमल बना वो भी पानी में ही था। दैट मीन्स लाइफ का फॉर्मेशन जमीन के ऊपर नहीं हुआ है, ठीक है ना। धरती के ऊपर जो बेटा जमीन वाला पोर्शन है, जो लैंड वाला पोर्शन है, उस पे नहीं हुआ है। तो फिर कहाँ पे हुआ, फिर पानी के अंदर हुआ है। तो पहली लाइफ जो बनी है, पहली लाइफ का फॉर्मेशन जो हुआ है, वो पानी के अंदर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उन प्रॉब्लम्स को हटा के बेटा क्या हुआ, एक नया एनिमल बनाया गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने पोरिफेरा नाम दे दिया। तो मतलब अगर मैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करूँ ना, तो धरती के ऊपर जो सबसे पहला मल्टी सेलुलर एनिमल बना, जो सबसे पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना बेटा, तो वो कौन थे, वो पोरिफेरन थे। और कहाँ पे बने ये भी याद रख लेना, वो वाटर के अंदर बने। अब दैट मीन्स बेटा कि कोई ना कोई हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, कोई ना कोई हमारे पास बेटा एक एग्जाम्पल होना चाहिए, जिस एग्जाम्पल को एक बार मेरे को बता दी। स्क्रीन शेयर हो गया ना सभी के सब बेटा, स्क्रीन शेयर हुआ, आई थिंक हो गया। स्क्रीन सभी को Yes, दिखाई sir. दे रहा है, आईपैड का स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को, गुड गुड, ओके गुड, चलिए वेरी गुड गुड। चलिए, तो वापस आ रहा हूँ मैं टॉपिक पे। तो दैट मीन्स बेटा हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए। एक मिनट, प्रॉब्लम सारी एक ही दिन हो जाती है फिर। चले ओके, अभी कनेक्ट हो। चले, तो दैट मीन्स बेटा हमारे पास कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए जिसको हमें एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा। और वो एग्जाम्पल बेटा वो ऑर्गेनिज्म का होगा जो पहली बार कन्वर्ट हुआ पोरिफेरा के अंदर। बिकॉज प्रोटोजोआ तो बहुत सारे होते थे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो वो कौन सा प्रोटोजोआ था जो पहली बार मॉडिफाई हुआ, और पहली बार मॉडिफाई होने के बाद वो प्रोटोजोआ कन्वर्ट हुआ पोरिफेरा के अंदर। सो दैट प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रोटीरोस्पोंजे बेटा, ये याद रखना है, एग्जाम के लिए याद रखना है। सो एक प्रोटोजोआ था जिस प्रोटोजोआ का नाम था प्रोटीरोस्पोंजे बेटा, ये याद रखना है, ठीक है ना। प्रोटीरोस्पोंजे इसका नाम था, या इसको बेटा कुछ बुक्स हम कोनोफ्लैजेलेट बोलते। तो ये कौन था, ये पोरिफेरा नहीं है, ये प्रोटोजोआ है बेटा। तो ये वो प्रोटोजोआ है जो पहली बार प्रोटोजोआ से कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, पोरिफेरा के अंदर। सो दैट मीन जितने भी हम पोरिफेरा अभी देखेंगे, जितने भी हम स्पॉन्ज अभी देखेंगे बेटा, उन सारे पोरिफेरा का या उन सारी स्पॉन्ज का जो एंसेस्टर होगा बेटा, जैसे हमारा कोई एंसेस्टर है तो वैसे पोरिफेरा का भी कोई एंसेस्टर होगा। उस एंसेस्टर का नाम क्या है, उस एंसेस्टर का नाम प्रोटीरोस्पोंज है और कोनोफ्लैजेलेट है बेटा। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, दैट द एंसेस्टर ऑफ पोरिफेरा, मतलब जिससे पोरिफेरा, जैसे आपने सुना होगा, ये माना जाता है कि इंसान बंदर से बना है, ठीक है ना, इंसान एप से बना हुआ है। तो दैट मीन हमारा एंसेस्टर एप है बेटा, बिकॉज बायोलॉजी नहीं मानते कि इंसान डायरेक्टली धरती पे आया। तो सिमिलरली दैट मीन्स धरती पे पोरिफेरा भी डायरेक्टली नहीं आया होगा।
ये किसी न किसी से तो बना होगा ना, इसका कोई ना कोई तो एंसेस्टर होगा। तो इसका एंसेस्टर कौन होता है? इसका एंसेस्टर प्रोटीरोस्पोंजे होता है और कॉनोफ्लैगेलेट होता है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब प्रोटीरोस्पोंजे एंड कॉनोफ्लैगेलेट कब धरती के अंदर पोरिफेरा में कन्वर्ट हुए? ठीक है, कोई ना कोई तो टाइम रहा होगा बेटा। जैसे मैंने अभी आपको बोला 500 मिलियन ईयर्स एगो, तो वो 500 मिलियन ईयर एगो बेटा हमने उस टाइम को, या जैसे हम अभी बोलते हैं कि अभी एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके बाद शुरू होगी बेटा एज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इससे पहले आपने सुना होगा आयरन एज था बेटा, स्टोन एज था, ब्रोंज एज था, जो हिस्ट्री में आपने पढ़ा है। तो वैसे ही बेटा हम पूरे टाइम स्केल को, मतलब जब से धरती बनी हुई है उस पूरे टाइम को हम छोटे छोटे टाइम यूनिट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, जिनको हम कभी इपॉच के नाम से जानते हैं, कभी पीरियड के नाम से जानते हैं, कभी एरा के नाम से जानते हैं। तो वो एरा बेटा जिसमें पहली बार प्रोटोजुआ कन्वर्ट हुआ पोरिफेरा के अंदर, उसको हम नाम देते हैं प्रोटीरोजोइक एरा बेटा। तो ये भी याद रख लेना है, प्रोटीरोजोइक एरा। तो मतलब 500 मिलियन ईयर एगो बेटा एक टाइम पीरियड ऐसा आया जिस टाइम पीरियड का नाम था प्रोटीरोजोइक एरा। और इस टाइम पीरियड के अंदर पहली बार प्रोटोजुआ जो थे बेटा, सिंगल सेल्ड प्रोटोजुआ थे, उन्होंने बेटा अपने आप को एग्रीगेट करना शुरू कर दिया, अपने आप को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया, सेल एग्रीगेट बनाना शुरू कर दिया। और पहली बार बेटा, ठीक है ना, प्रोटीरोजोइक एरा के अंदर एक प्रोटोजुआ जिसका नाम था प्रोटीरोस्पोंजे और कोनोफ्लैगेलेट, वो कन्वर्ट किसके अंदर हो गया? वो पोरिफेरा के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, अब पोरिफेरा जो है बेटा, पोरिफेरा एक नाम है, ठीक है, जैसे स्पॉन्ज भी एक नाम है, पोरिफेरा भी एक नाम है। तो इन एनिमल्स को पोरिफेरा नाम किसने दिया? ये एक बार के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, टर्म पोरिफेरा किसने दिया है बेटा? या टर्म अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप याद रख लीजिए नेम पोरिफेरा किसने दिया है, ठीक है ना। तो उस साइंटिस्ट का नाम याद रखना। तो साइंटिस्ट का नाम है बेटा जिसने इनको पोरिफेरा कहलाया, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ग्रैंट। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है बेटा। तो रॉबर्ट ग्रैंट एक साइंटिस्ट था जिसने पहली बार बेटा इन एनिमल्स को, जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं, पोरिफेरा का नाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने इनको पोरिफेरा का नाम क्यों दिया? तो वो समझने के लिए बेटा मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। तो ये डायग्राम अगर आप स्क्रीन पे फोकस हो रहा है तो आप इस डायग्राम में ध्यान से देख लीजिए, दिस इज अ पोरिफेरा बेटा। और पोरिफेरा की बॉडी के ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं, आपको छोटे छोटे से पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये देख लीजिए, है ना, छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे बेटा। इधर भी आपको ये पोर्स दिखाई देंगे, इधर भी आपको ये पोर्स दिखाई देंगे। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में आपको बहुत सारे छोटे छोटे पोर दिखाई देते हैं। सो दैट मीन्स बेटा इनकी बॉडी में छेद है बहुत सारे सारे, हिंदी में इसको छेद का नाम देते हैं, इंग्लिश में से पोर बोला जाता है बेटा, ठीक है ना। तो बिकॉज इन एनिमल्स की बॉडी फिल्ड है विद द पोर्स बेटा, इन एनिमल्स की बॉडी में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द पोर्जन्स ऑफ पोर्स बेटा, बिकॉज इनकी बॉडी में पोर्स का प्रेजेंस होता है, पोर्स पाए जाते हैं, इस वजह से बेटा इनको हम क्या बोलते हैं? पोरी। पोरी का मतलब हुआ जिनमें पोर्स पाए जाते हैं। फेरा हम बेटा कभी कभी वर्ड एनिमल के लिए यूज करते हैं, मतलब दोज एनिमल्स जिनकी बॉडी में बेटा परफोरेशन है, जिनकी बॉडी में पोर्स है, उन एनिमल्स हम क्या बोलते? पोरीफेरा बोलते हैं। अब आप बोलेंगे स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं? स्पॉन्ज इसलिए बोलते हैं बेटा बिकॉज इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। अगर आप इनको हाथ में पकड़ेंगे ना, दे आर वेरी सॉफ्ट इन टच बेटा, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्पॉन्ज बोला जाता है। सो अभी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने याद रखी पहली याद रखी प्रोटीरोजोइक एरा, दूसरा याद रखा बेटा प्रोटीरोस्पोंजे और कोनोफ्लैगेलेट विच इज एंसेस्टर ऑफ ऑल द पोरिफेरास बेटा, जितने भी पोरिफेरास आपको दिखाई देते हैं उनका वो एंसेस्टर है। एंड तीसरा आपने याद रखा इनको पोरिफेरा क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी देख लीजिए बेटा, यहाँ पे भी आपको पोर्स दिखाई देंगे, ये देख लीजिए पोर्स यहाँ पे भी है, ये पोर्स आपको इधर भी मिलेंगे जो हमने अभी मैग्नीफाइड डायग्राम देखी थी, ठीक है ना। ये पोर्स आपको यहाँ पे भी मिलते हैं बेटा। सो बिकॉज देयर बॉडी इज फिल्ड विथ पोर्स, इसलिए इनको पोरिफेरा बोला गया। और किसने इनको पोरिफेरा बोला बेटा? एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट ग्रैंट। तो 1825 के अंदर बेटा उसने इनको पोरिफेरा नाम दिया। तो दिस मच इज क्लियर बेटा, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको। दूसरी चीज जो मैंने आपको अभी
बोला कि दैट पोरिफेरा किन से बने हैं, पोरिफेरा प्रोटोजोआ से बने हैं बेटा, ठीक है ना। अब एक साइंटिस्ट का ग्रुप आया, उसमें से एक साइंटिस्ट का नाम था चिल्स, ठीक है, एस साइलेंट रहेगा तो उसको हम चिल्स बोलते हैं, एंड दूसरा था बेटा बर्टसली, ठीक है ना। तो दो साइंटिस्ट है एनसीईआरटी में दिए हुए, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो कुछ एनसीईआरटी में होता है वो इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो इन लोगों ने क्या किया बेटा, इन्होंने पोरिफेरा के लिए या स्पॉन्ज के लिए बेटा अलग से एक ग्रुप बना दिया, ठीक है ना, और उस ग्रुप को नाम दिया पैराजुआ बेटा, उसे पैराजुआ नाम दे दिया। मतलब पैराजुआ मतलब बेटा पोरिफेरा का अलग से एक ग्रुप है, मल्टीसेलुलर प्रोटोजोआस को हम क्या बोलते हैं, पैराजुआ बोलते हैं। यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ को हम याद रख लेना, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ को हम मेटाजोआ बोलते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ आर कॉल्ड एज मेटाजोआ। एंड इन्होंने बोला बेटा पोरिफेरा कोई अलग से एनिमल ग्रुप नहीं है, वो एक्चुअल में प्रोटोजोआ ही है। लोगों ने इनसे पूछा कि कैसा प्रोटोजोआ है, इन्होंने बोला मल्टीसेलुलर प्रोटोजोआ है, और इन्होंने इस मल्टीसेलुलर प्रोटोजोआ के लिए अलग से एक ग्रुप बना दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराजोआ बोलते हैं। अब आपको एग्जाम के लिए याद क्या रखना है, याद रखना है कि पोरिफेरा को पैराजोआ के अंदर बेटा किसने क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है ना, हु क्लासिफाइड पोरिफेरा इनटू पैराजोआ। याद ये दो नाम रखने, चिल्स एंड बर्टसली बेटा, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोजोआ को मल्टीसेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, या पोरिफेरा को माना बेटा कि दे आर मल्टीसेलुलर प्रोटोजोन्स, तो इन मल्टीसेलुलर प्रोटोजोन्स को कहां पे डाला, पैराजोआ ग्रुप के अंदर डाल दिया। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना, और ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, हम थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। तो ये दो तीन चीजें क्लियर होगी, तो अब इससे पहले हम डायग्राम्स देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया है कि हम पढ़ने वाले किन एनिमल्स को है। अगर आप इन सारी डायग्राम्स को देखेंगे ना बच्चा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं लगेगा कि ये एनिमल है। ये कैसा लग रहा है बेटा दिखने में, ये प्लांट के जैसा लग रहा है, सभी को लग रहा है कि मेरे को ही लग रहा है। जब आप इन सारी डायग्राम्स को देख रहे हैं ना बेटा, तो आपको क्या लग रहा है, ये एनिमल है कि ये प्लांट है? शाबाश, प्लांट। वेरी गुड। दिख रहा है ना, सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, दे लुक लाइक प्लांट्स बेटा, ठीक है ना। बट इन पर्टिकुलर प्लांट, Yes, sir. सुन लेना ध्यान से, इन पर्टिकुलर प्लांट लाइक एनिमल्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला, जब पहली बार बेटा साइंटिस्ट इन, जब पहली बार लोग इन एनिमल्स को देखते थे ना, किसी को भी नहीं लगता था कि दैट दे आर एनिमल्स, ठीक है ना। बट फिर एक साइंटिस्ट आया, वेरी इंपॉर्टेंट नेम बेटा, जो एग्जाम के लिए याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम था एलिस, साइंटिस्ट का नाम था एलिस बेटा। ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, बीच बीच में इनको लिख लिया करो कॉपी पे, बिकॉज इसमें से कुछ चीजें नोट्स में नहीं होती है। तो साइंटिस्ट का नाम था एलिस बेटा। तो एलिस वो साइंटिस्ट था जिसने पहली बार पोरिफेरा को बेटा, जिनको लोग प्लांट मानते थे, उनको किसका रिकॉग्निशन दे दिया, एनिमल्स का रिकॉग्निशन दिया बेटा, ठीक है ना। मतलब पोरिफेरा को पहली बार एज एनिमल रिकॉग्नाइज किसने किया, पोरिफेरा को पहली बार एज एनिमल प्रूव किसने किया बेटा, तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, उस साइंटिस्ट का नाम एलिस था, ठीक है ना। अब जितनी भी डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरे को ध्यान से देख के बताइए बेटा, क्या आपको लग रहा है कि इनमें कोई पोरिफेरा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, या अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है? देखिए क्या लग रहा है आपको, क्या ये मूव कर पा रहे होंगे कि एक ही जगह पे चिपके हुए हैं बेटा? एक ही जगह पे चिपके है ना, दिख रहा है क्लियरली सबको, ये एरिया इनका, ये एंड इनका ओपन है, बट दिस एंड इज क्लोज बेटा, बिकॉज यहाँ पे किसी सबस्ट्रेट के साथ चिपका हुआ है। सो दैट मीन्स पोरिफेरा बेटा मोटाइल नहीं होते हैं। मोटाइल का मतलब हुआ ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, ये चल नहीं सकते हैं बेटा। तो अगर ये मोटाइल नहीं है तो फिर क्या है बेटा, ये सबसे पहले ये नॉन मोटाइल होंगे, ये मूव नहीं करते हैं बेटा, ठीक है ना। सिडेंट्री होते हैं बेटा, सिडेंट्री होती है मतलब पानी के नीचे एक ही जगह पे रुके रहते हैं बेटा, या आप इनको क्या बोल सकते हैं बेटा, इनको आप ससाइल बोल सकते हैं, ससाइल बोल सकते हैं। सो मींस पोरिफेरा बिकॉज मूव नहीं कर पाते, ऑल्दो दे आर एनिमल्स, ठीक है ना, ये एनिमल्स है, इसमें कोई शक नहीं है, बट बीइंग ए एनिमल बेटा फिर भी ये मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए नॉन मोटाइल होते हैं, एक ही जगह पे रुके रहते हैं बेटा पानी के नीचे, सिडेंट्री होते हैं। ससाइल का भी मतलब वही हुआ बेटा, बिकॉज दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, इसलिए इनको आप ससाइल भी बोल सकते हैं। तो ये और एक चीज आपने याद रखी। अब जितने भी डायग्राम्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो मेरे को बताइए बेटा, क्या ये डायग्राम्स आपको जमीन के ऊपर वाली दिखाई दे रही है कि पानी के नीचे वाली दिखाई दे रही है? पानी के नीचे। शाबाश, पानी के नीचे। all of these photographs बेटा have been taken
beneath the water, ये सारी पानी के नीचे ली गई डायग्राम्स है बेटा, सारी पानी के नीचे ली गई फोटोग्राफ्स है। सो मतलब इससे हमें और एक चीज पता चलता है कि पोरिफेरा जितने भी है वो लैंड के ऊपर नहीं पाए जाते, ठीक है ना। लैंड के ऊपर मेरा कहने का मतलब वो टेरेस्ट्रियल नहीं होते बेटा। तो अगर वो टेरेस्ट्रियल नहीं है तो फिर वो क्या है, शाबाश जल्दी जल्दी, अगर टेरेस्ट्रियल नहीं है बेटा, अब हवा के ऊपर तो रह नहीं सकते, अगर टेरेस्ट्रियल नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली वो क्या हो गए, शाबाश, वो क्या हो गए बच्चा, वो एक्वेटिक हो गए। समझ आया ना। अब एक्वेटिक हैबिटेट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक्वेटिक हैबिटेट दो तरीके का होता है, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर बेटा, ठीक है ना। खारा पानी और मीठा पानी, सॉल्टी वाटर एंड नॉर्मल वाटर बेटा। तो हमारे जो पोरिफेरास पाए जाते हैं बेटा, ठीक है, पोरिफेरा जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये आपको एक्वेटिक हैबिटेट में फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैराइन वाटर में भी मिलते हैं। मतलब इनमें से कुछ मेंबर बेटा आपको नॉर्मल पानी के अंदर भी दिखाई देते हैं और मैक्सिमम समंदर के अंदर दिखाई देते हैं। सो दे आर प्रेजेंट बोथ इन द नॉर्मल वाटर मतलब फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द ओशंस और इन द मैराइन वाटर बेटा। तो ये भी इधर इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है ना बच्चा। तो ये बस आउटलाइन में आपको दे रहा हूँ कि हम एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं, हमारे सिलेबस में क्या दिया गया पोरिफेरा के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट। अच्छा और एक चीज, अब इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे बेटा आपको बहुत सारे छोटे छोटे से पोर दिखाई दे रहे हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, और फिर ऊपर से एक बड़ा सा पोर भी दिखाई देता है। अगर इस डायग्राम को हम इधर देखेंगे, यहाँ पे ज्यादा बेटर से आपको समझ आएगा, तो अंदर से आपको छोटे छोटे पोर दिखाई दे रहे हैं जो हमने नीचे वाली डायग्राम में दिखाई, और फिर ये बड़ा सा पोर भी दिखाई दे रहा है आपको बेटा, जो ऊपर एक ही बड़ा सा पोर है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए एक बड़ा सा पोर है, यहाँ पे तो बेटर से दिखाई दे रहा है, बड़ा सा पोर है। तो ये जो आपको छोटे छोटे से पोर्स दिखाई देते हैं ना बॉडी में, these small pores are called as ostia बेटा, इसको हम ostia बोलते हैं, OSTIA, ठीक है ना, इसको हम ostia बोलते हैं बेटा। और ये जो बड़ा सा पोर आपको दिखाई देता है ना, दिस इज कॉल्ड एज osculum, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। तो इसको हम osculum बोलते हैं बेटा। सो मतलब पोरिफेरा की बॉडी के अंदर जो स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, जो मल्टीपल पोर्स पाए जाते हैं, दोज मल्टीपल पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया, ठीक है ना बच्चा। एंड जो बड़ा सा पोर, एक सिंगल बड़ा सा पोर पाया जाता है, उस बड़े से पोर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम बोलते हैं। अब याद रखना है कि ऑस्टिया जो होता है, ऑस्टिया का काम क्या होता है, ये पानी को अंदर ले आता है। मतलब ये माउथ का हाल, तो दिस इज नॉट माउथ, इसको हम माउथ नहीं कह सकते, बट फिर भी ये माउथ के जैसा काम करता है, बिकॉज ये पानी को अंदर लाने का काम करता है। तो पानी बेटा पोरिफेरा की बॉडी में कहाँ से एंटर करेगा, ऑस्टिया से एंटर करेगा। ऑस्टिया। वेरी गुड बच्चा। अब जैसे पानी ऑस्टिया से अंदर आया, ध्यान से देख लो इस डायग्राम को, पानी जब ऑस्टिया से अंदर आएगा ना तो वो इधर जमा होगा, ठीक है ना, वो इधर जमा होगा बेटा, इस एरिया में जमा होगा। दिस एरिया इज कॉल्ड एज, इसको हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, दिस एरिया इज कॉल्ड एज, दिस एरिया इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील बेटा, है ना। और स्पॉन्जोसील से फिर ये पानी बाहर निकलेगा, और किस पोर से बाहर निकलेगा, इस बड़े वाले पोर से बाहर निकलेगा, और इस बड़े पोर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम बोलते हैं। तो मतलब सिंपल में आपको याद क्या रखना है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ फ्लो ऑफ वाटर पोरिफेरा के अंदर कैसे होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर, फ्लो ऑफ वाटर पोरिफेरा के अंदर होता है ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम बेटा, है ना। ये हो गया माउथ के जैसा स्ट्रक्चर, ये हो गया, ऑल्दो दिस इज नॉट माउथ, बट मैं बोल रहा हूँ माउथ के जैसा स्ट्रक्चर, बिकॉज ये माउथ के जैसा काम कर रहा है बेटा। ये हो गया एनएस के जैसा स्ट्रक्चर, और बीच में बेटा स्पॉन्जोसील, ठीक है ना बच्चा। तो याद आपने रखा कि पोरिफेरा के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे ऑस्टिया हो सकते हैं, लेकिन ऑस्टिक्यूलम क्या होगा बेटा, ऑस्टिक्यूलम एक होगा। अब इसकी भी एक्सेप्शन है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे बेटा एक्सेप्शन क्या है इसका, बट अभी आप इन जनरल में याद रखें, ठीक है ना बच्चा। तो ये मेरे को बताया बेटा हुसैन, समझ आया बच्चा कि नहीं समझ आया, शबाश। अशरफ, अशरफ जमान, अशरफुल जमान बेटा समझ आया बेटा, दिस इज क्लियर। नोमान समझ आ गया, शबाश जल्दी जल्दी, क्लियर, यस और नो, यस सर। चले ग्रेट ग्रेट, आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब हम आते हैं मेन एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ, ठीक है ना। तो पहला चीज लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, फाइलम पोरिफेरा, ठीक है ना।
इनको हम स्पॉन्ज का नाम भी देते हैं। अब फाइलम पोरिफेरा को हम बेटा पोरिफेरा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, so that is why they are called as pore bearing animals बेटा। तो ये पहली चीज क्लियर हो गई। पोरस का मतलब होता है पोर, फेरा का मतलब जिसके ऊपर पाए जाते हैं पोर्स बेटा, इसलिए पोरिफेरा बोलते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था एग्जाम में बेटा और एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से पढ़ सकते हैं इसे, लिखा है बेटा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, तो क्या लिखा है यहाँ पे, एलिस रिकॉग्नाइज्ड एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्ज। क्यों लिखा है यहाँ पे ऐसा? बिकॉज पहले माना जाता था कि स्पॉन्ज एक प्लांट है, बट पहली बार बेटा ये बोला गया कि ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल है। वो कौन था बेटा? वो एलिस था, जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी है, अगर आप देख पा रहे हैं, रॉबर्ट ग्रेंट फाइनली प्रूव्ड दैट स्पॉन्ज आर एनिमल्स, ठीक है ना, एंड कॉइन्ड द नेम पोरिफेरा फॉर दीज बेटा। मतलब क्या लिखा है, सबसे पहली बार एनिमल को पोरिफेरा को एज एनिमल पहचाना एलिस ने, और बाद में बेटा इसको प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूव किया बेटा कि वो एनिमल ही है। किसने? रॉबर्ट ग्रेंट ने। तो मतलब एग्जामिनर आपको यहाँ पे बेटा एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, और ये मैं ऑलरेडी डीपीपी में भी दूंगा आपको बेटा। क्वेश्चन है, द स्पॉन्ज वर रिकॉग्नाइज्ड एज एनिमल्स बाय डैश साइंटिस्ट बेटा। तो बता आंसर क्या आएगा फटाफट। द स्पॉन्ज वर, नहीं कर दी ना गलती बच्चा, कर दिया गलती आपने। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, द स्पॉन्ज वर रिकॉग्नाइज्ड एज एनिमल्स बाय डैश साइंटिस्ट बेटा, रिकॉग्नाइज्ड एज एलिस। अब दूसरा क्वेश्चन सुन लीजिए, अब दूसरा क्वेश्चन सुन लीजिए, द स्पॉन्ज आर एनिमल्स वाज प्रूव्ड बाय डैश साइंटिस्ट बेटा। तो क्या आएगा? रॉबर्ट ग्रांट। तो दोनों क्वेश्चंस में डीपीपी पे दूंगा, बट अभी थोड़ा दिमाग में इसको याद रख ली, ठीक है। रिकॉग्निशन मतलब पहचाना इनको एनिमल एज एलिस ने, बट बाद में बेटा प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूव करके दिखाया बेटा कि ये एनिमल ही है। किसने? रॉबर्ट ग्रेंट ने बेटा। और फाइनली रॉबर्ट ग्रेंट ने इनको नाम दिया क्या? पोरिफेरा। रॉबर्ट ग्रेंट के बारे में दो चीजें याद रखनी है, पोरिफेरा का नाम भी इसी ने दिया हुआ है, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ये एनिमल ही है। किसने बेटा? रॉबर्ट ग्रेंट है। बट सबसे पहले पहचाना इनको एज एनिमल किसने? एलिस ने इनको पहचाना। दिस इज क्लियर बच्चा? चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट पे आते हैं, चिल्स एंड बर्सली बेटा, जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, तो भूल नहीं सकते इनको। सेपरेटेड स्पॉन्ज फ्रॉम अदर मेटाजोन। मैंने अभी आपको बोला जितने भी यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स होते हैं उनको पहले मेटाजोआ में डाला जाता था, लेकिन इनको मेटाजोआ से हटा के बेटा, ठीक है ना, एक अलग क्लास में डाला चिल्स एंड बर्सली ने, और वो क्या था? वो पैराजोआ था बेटा। तो पोरिफेरा वर क्लासिफाइड अंडर पैराजोआ बाय दीज टू साइंटिस्ट, पोरिफेरा वर सेपरेटेड फ्रॉम मेटाजोन्स बाय दीज टू साइंटिस्ट बेटा, ठीक है ना। और एग्जामिनर आपको यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिल्स ने एंड बर्सली ने बेटा पोरिफेरा को ऐड कर दिया इनटू द पैराजोआ, एंड पोरिफेरा को हटा दिया फ्रॉम मेटाजोआ। बताओ बेसिस क्या था बेटा? तो बेसिस था एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लेना, मैं अभी बता रहा हूँ, ये इस साल पूछा जाएगा क्वेश्चन बेटा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। ये वाला क्वेश्चन छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, बट एग्जामिनर के लिए बेटा एक जबरदस्त क्वेश्चन है, दैट पोरिफेरा वर separated from metazoans and classified under parazoa on the basis of, तो basis of classification क्या था बेटा? एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज था। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अभी मैं आपको बता रहा था, मेरे को पहले बताइए प्रोटोजोआ एनिमल है कि नहीं है, जल्दी जल्दी। चलो हाँ, अफसाना बताएगी मुझे, बताओ बच्चा जल्दी जल्दी, क्या प्रोटोजोआ एनिमल है कि नहीं है? फटाफट। वेरी गुड बच्चा। तौहीद मेरे को बताएगा क्या पोरिफेरा एनिमल है कि नहीं है? शाबाश तौहीद। अफरोज बेटा जल्दी जल्दी, क्या पोरिफेरा एनिमल है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात, प्रोटोजोआ भी एनिमल है, पोरिफेरा भी एनिमल है, ठीक है ना। आफरीन बताएगी दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर प्रोटोजोआ भी एनिमल है, अगर पोरिफेरा भी एनिमल है, लेकिन हमने बेटा एनिमल किंगडम को शुरू कर दिया पोरिफेरा से, तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? जल्दी जल्दी शाबाश।
ए प्रोटोजोआ इज एनिमल, ए पोरिफेरा इज आल्सो एनिमल, बट दोनों में डिफरेंस किस चीज का है बेटा? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। शाबाश बच्चा, जब हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं ना, प्रोटोजोआ बेटा, प्रोटोजोआ इज एनिमल, लेकिन कौन सा एनिमल बेटा? शाबाश बता चुका हूं ना मैं, कौन सा एनिमल? शाबाश, यूनिसेलुलर। यूनिसेल्युलर एनिमल बेटा। समझ आ रहा है? अफसाना एंड आफरीन एंड किससे मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये क्लियर हो रहा है कि Yes, नहीं हो sir. रहा बच्चा? हमने Yes, sir. प्रोटोजोआ को यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ा, हमने प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के अंदर क्यों डाला? मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ बेटा, हालांकि प्रोटोजोआ भी एनिमल है, ठीक है ना, जैसे हम एनिमल है वैसे प्रोटोजोआ भी एनिमल है। फिर हम उसको एनिमल किंगडम में क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए नहीं पढ़ते हैं बेटा, बिकॉज एनिमल किंगडम के अंदर हम खाली मल्टी सेलुलर एनिमल्स को पढ़ते हैं, हम वहां पे यूनिसेलुलर एनिमल को नहीं पढ़ते हैं। तो यूनिसेलुलर एनिमल को हम कहाँ पे पढ़ते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ते हैं बेटा, दे आर स्टडीड अंडर प्रोटिस्टा। आप समझ रहे हैं ना? सो दैट मीन्स बच्चा कि धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो पहला एनिमल बना ना, वो मल्टीसेलुलर एनिमल था कि यूनिसेलुलर एनिमल था? जल्दी बताइए। शाबाश, अफजल बताएगा। अफजल मेरे को बताओ बच्चा कि जो धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर पहला एनिमल बना, वो यूनिसेलुलर एनिमल था कि वो मल्टी सेल्यूलर एनिमल था? कौन था वो? जल्दी जल्दी, शाबाश। यार अगर आप ऐसे रिप्लाई नहीं कर रहे फिर मेरे को लगेगा कि आप क्लास में ही नहीं है। आप क्लास में नहीं है तो फिर मेरे को स्क्रीन पे आपको देखने का कोई शौक नहीं है बेटा, फिर तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको यहाँ से। चले सादिया, सादिया सुबह बताओ बच्चा, आप जल्दी जल्दी आंसर करिए मेरे को कि धरती के ऊपर जो पहले एनिमल बने, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसके, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो यूनिसेलुलर एनिमल था कि वो मल्टी सेल्यूलर एनिमल था? शाबाश सादिया। जो भी इन क्लास टीचर है ना, आई थिंक शायद असद सर ही होंगे या दूसरे सर होंगे, प्लीज सर आप इनको, ये दोनों बच्चे जो है ना, इनको आप बाद में देख लीजिए कि क्या है इनका, ठीक है ना। एक का नाम था अफजल और दूसरे का नाम था सादिया। आप प्लीज देख लीजिए कि क्लास में होते भी है कि नहीं होते, तो प्लीज आप इनको बाद में क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चले हफीज और हफीज और मजुमदर मेरे को बताना बच्चा कि पहले एनिमल जो धरती पे आए वो यूनिसेल्युलर थे कि वो मल्टी सेल्युलर थे? जल्दी जल्दी। सर यस यस, फिर से बताइए, यूनिसेलुलर सर, फिर से बताइए सर। जो पहले एनिमल्स, यूनिसेलुलर। जो पहले एनिमल्स अर्थ के ऊपर आए बच्चा, वो यूनिसेल्युलर थे कि वो मल्टी सेल्युलर? अभी मैंने आपको बताया ना, वेरी गुड बच्चा। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। देखो बच्चा, मैं आपको जस्ट अभी बता चुका हूँ, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, सुन लीजिए बेटा। मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि हमने अभी एक नाम पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक नाम बोला था, अगर आपको याद हो, प्रोटीरोस्पोंजाई बेटा, है ना। प्रोटीरोस्पोंजाई कौन था? प्रोटीरोस्पोंजाई प्रोटोजुआ था बेटा, प्रोटोजुआ था। मैं ऑलरेडी आपको अभी बता चुका हूँ कि जितने भी यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं, जितने भी सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको कहाँ पे रखा गया? उनको प्रोटोजुआ के अंदर रखा गया है। तो अगर प्रोटीरोस्पोंजाई भी प्रोटोजुआ है तो ऑटोमेटिकली बेटा ये भी कैसा होगा? ये यूनिसेलुलर होगा कि ये मल्टीसेलुलर होगा? ऑफ कोर्स ये भी यूनिसेलुलर होगा बेटा। और इसी से कौन बना? इसी से पोरिफेरा बना, इसी से पोरिफेरा बना बेटा। तो अगर पोरिफेरा को हम एडवांस्ड एनिमल मानते हैं, बेटर एनिमल मानते हैं, किसके कंपैरिजन में? प्रोटोजुआ के कंपैरिजन में। तो फिर पहला डिफरेंस इनका ये होना चाहिए कि अगर प्रोटोजुआ एक सिंगल सेल का बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली बेटा पोरिफेरा मेनी सेल्स का बना होना चाहिए, ये मल्टी सेल्युलर होना चाहिए। तो जो फर्स्ट यूनिसेलुलर एनिमल्स थे ना, दे आर क्लासिफाइड इन प्रोटोजुआ, इनको हम बॉटनी वाले पोर्शन में पढ़ेंगे बेटा। बट जो पहला मल्टी सेल्युलर एनिमल था, मेनी सेल्ड एनिमल था बेटा, तो वो कौन होगा? वो आपके हिसाब से प्रोटोजुआ होगा कि पोरिफेरा होगा? जल्दी जल्दी बताइए, कौन होगा? पोरिफेरा। पोरिफेरा होगा, है ना। तो मैं देखो, जब मैं आपको करीमगंज में मिला था ना, मैंने तभी आपको बच्चा बोला था कि हमें बायो को रटना नहीं है,
हमें बायो को समझना है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी बता सकता था पॉरिफेरा आर फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स, बात खत्म। लेकिन ये क्यों फर्स्ट एनिमल यहाँ पे लिखा गया है, इसको यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिला बेटा कि एनसीईआरटी ने इसको मेंशन कर दिया दैट पॉरिफेरा आर फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इंपॉर्टेंस इसलिए मिला है बेटा because all the unicellular animals are not present in porifera, are not present in animal kingdom बेटा, they have been separated from the animal kingdom, और उसको हम एक अलग जगह पे स्टडी करते हैं, अलग जगह पे पढ़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम प्रोटोजोआ या इन जनरल बेटा प्रोटिस्टा बोलते हैं। क्लियर है ना बच्चा? तो चलो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉरिफेरा क्या है, ये फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, और ये तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको बेटा, ठीक है ना। इनमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। अब मेरे को ऑल्दो आई कैन नॉट, चलो मैं ट्राई करता हूँ बेटा, जो हमारे इन क्लास बच्चे बैठे हुए हैं करीमगंज में आई थिंक, तो उनमें से एक बच्चा बैठा हुआ है रेड कुर्ता पहन के, तो मेरे को फटाफट बताओ बेटा सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं नाम पता नहीं आपका, मेरे को बताइए फटाफट सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस। मैंने बोला था ना एग्जाम में, अभी मैं आज के बाद जितने भी क्लासेस होंगे पुराने क्लासेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिकॉज मेरे को पता रहना चाहिए बेटा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो फटाफट बताओ डिफरेंस क्या है बेटा सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट। यस यस बोलिए बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ शायद आपको। सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वो ग्रुप्स ऑफ सेल है। यस यस फिर से एक बार। तो ग्रुप्स ऑफ सेल, दो सेल्स है। मेरे को कुछ समझ नहीं, चलो माइक फॉरवर्ड कर दो जो आपके बाद बैठा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट पहन के। सेलुलर लेवल में क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है सर। वेरी गुड, एंड टिश्यू में भी तो क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है सर। वो ग्रुप को सर टिश्यू लेवल कहा जाता है, ये सर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, लेकिन सर ये टिश्यू लेवल ही होता है सर। मेरा क्वेश्चन वही है बेटा कि अगर ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स है और टिश्यू में भी ग्रुप ऑफ सेल है, फिर हम उसको टिश्यू क्यों बोलते हैं और उसे सेल्यूलर ग्रेड क्यों बोलते हैं, यही मेरा क्वेश्चन है। सर वो लूज सेल एग्रीगेट होता है सर। लूज सेल एग्रीगेट होता है, वेरी गुड, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज मिसिंग, और एक चीज इंपॉर्टेंट मिसिंग है। सर वो सर मोर ऑर्गेनाइज्ड है सर। ओके चलो, कोई किसी को पता है, अगर किसी को पता है वो हैंड रेज कर दो, अपना आंसर बता दो बेटा। चलिए सुन लिए बेटा, मैं फिर से देखो, ये छोटी छोटी चीजें मिस नहीं करनी है, ठीक है ना। इन्हीं चीजों का इंपॉर्टेंस होता है बेटा, वो तो सभी पढ़ेंगे ना, सब सारे बच्चों को पता होगा ये सेल्यूलर है वो टिश्यू है डैश एंड डैश, बट जब आपको डिफरेंस नहीं पता होगा तो फिर आप विजन 50 एकेडमी फिर बाकियों से अलग कैसे होगा, या विजन 50 एकेडमी के बच्चे बाकियों से अलग कैसे होंगे। तो डिफरेंस यही होना चाहिए बेटा कि आपको माइनर चीजें भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जब कुछ पूछू ना तो प्लीज आंसर एकदम क्लियर आना चाहिए और इधर उधर का आंसर नहीं आना चाहिए। तो ऑल्दो आपने आपका व्हाट योर नेम बचा, आई डोंट नो योर नेम, प्लीज एक बार अपना नाम बताइए। महफूज सर। ओके तो महफूज आपने एकदम क्लियर आंसर दिया, एक में लूज सेल एग्रीगेट होता है और एक में बेटा सेल्स टाइटली आपस में पैक्ड होती है। वेरी गुड, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको मैंने ऑलरेडी बोल के रखा हुआ, जो आपको याद होना चाहिए था वैसे, दैट इज कि अगर आप एक को सेल्यूलर लेवल बोलते हो उसमें भी ग्रुप ऑफ सेल है, अगर आप एक टिश्यू लेवल बोलते हो उसमें भी ग्रुप ऑफ सेल है, बट फिर एक सेल्यूलर क्यों है दूसरा टिश्यू के, इसमें डिफरेंस क्या है बेटा। द मेजर डिफरेंस इज कि जब हम सेल्यूलर ग्रेड की बात करते हैं ना, सेल्यूलर ग्रेड में सेल्स जो काम कर रही है बेटा, ठीक है ना, उन सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन मिसिंग होता है। अगर आपको याद हो मैंने बोला था जिसके पास कोऑर्डिनेशन है वो टिश्यू है बेटा, जिसके पास कोऑर्डिनेशन नहीं है और अगर वो ग्रुप ऑफ सेल भी होगा वो टिश्यू नहीं कहलाएगा बेटा। तो मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले ग्रुप ऑफ सेल है जिनका एक ही काम है और जिनका ओरिजिन सेम है बेटा, ठीक है, मतलब वो एक ही जगह से आई है, एक जैसा काम भी कर रही है
और आपस में काम करते समय बेटा एक दूसरे को बता रही है कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, तो मतलब आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है बेटा। लेकिन पोरिफेरा के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इनमें अभी नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इनमें अभी न्यूरॉन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है बेटा। सो बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम बेटा, इनमें ग्रुप ऑफ सेल तो बना, मतलब शुरुआत हो रही है किसी चीज की। ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे, अभी तक तो सेल्स अलग अलग काम कर रही थी, ठीक है ना, यूनिसेलुलर फॉर्म में काम कर रही थी, बट यहाँ पे सेल्स जुड़ के काम करने लगी, बट जुड़ के काम करने के बावजूद भी वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई बेटा। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर ग्रेड बोलते हैं बेटा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेल्यूलर ग्रेड में कोऑर्डिनेशन डाल दूं ना, तो कोऑर्डिनेशन के बाद ये क्या कहलाएगा, ये टिश्यू कहलाएगा बेटा। समझ आया? तो ये प्लीज डिफरेंस याद रखिएगा। वेरी गुड बच्चा, ग्रेट। अब स्टडी ऑफ स्पॉन्ज को हम क्या बोलते हैं, पैराजोलॉजी बोलते हैं। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, एकदम सिंपल फालतू वाला क्वेश्चन, बट पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। तो ग्रुप ऑफ सेल्स सेल्यूलर ग्रेड कहलाता है विदाउट कोऑर्डिनेशन बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू कहलाता है अंडर कोऑर्डिनेशन बेटा, ठीक है ना। जैसे हम स्टडी ऑफ एनिमल को जोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट को बॉटनी बोलते हैं, क्लियर है ना। सेम तरीके से बेटा अगर कल आप एक साइंटिस्ट बन गए और आपका जिंदगी में मकसद है बेटा कि मेरे को स्पॉन्ज को स्टडी करना है, तो मतलब आप एक पैराजूलॉजिस्ट है, ठीक है ना। तो आप एक पैराजूलॉजिस्ट कहलाएंगे बेटा, और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो पैराजोलॉजी होगा बेटा। दिस मच इज क्लियर बच्चा। आगे बढ़ते हैं अभी। अब स्पॉन्ज की बॉडी को अगर आप देखते हैं, एक बार मैं थोड़ा सा एक पेज ऐड कर देता हूं यहाँ पे, इसको समझ लीजिए बेटा, फिर मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, बट पहले इसे समझ लीजिए, बिकॉज आई डोंट थिंक आपको डायरेक्टली ये समझ आ जाएगा, तो हम इसको अलग तरीके से समझ लेते हैं। स्पॉन्ज की जब हम बॉडी देखते हैं ना, तो पहले मैं सिंपल वे में समझा दूंगा। स्पॉन्ज की बॉडी बेटा 2 लेयर की बनती है, ठीक है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पानी है इधर, सो दिस इज वाटर बेटा, ये पानी है इधर, और एक स्पॉन्ज बेटा इस पानी के कांटेक्ट में, और कांटेक्ट में होगा तो दैट मींस बेटा बॉडी का लेयर कोई यहाँ पे होगा। तो मान लीजिए ये बॉडी का लेयर यहाँ पे बेटा, स्पॉन्ज की बॉडी का ये लेयर जो पानी के कांटेक्ट में बेटा, चाहे वो समंदर का पानी हो या नॉर्मल बेटा किसी नदी का या स्ट्रीम का पानी हो, ठीक है ना, सॉल्टी वाटर हो या फ्रेश वाटर हो, तो ये बॉडी का एक लेयर पानी के कांटेक्ट में है। अब इसके अंदर दूसरा लेयर होता है बेटा, तो ये सेकंड लेयर हो गया अंदर वाला, ये दूसरा लेयर है, और इस लेयर के कांटेक्ट में स्पॉन्जोसील है। स्पॉन्जोसील अभी सभी को पता है, तो मेरे को दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुन लेना इसे, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे खींची ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्पॉन्जोसील बेटा, ये स्पॉन्जोसील है। ये स्पॉन्जोसील हो गया, ठीक है ना। ये जो ब्लू वाली लाइन है बेटा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग लेयर बी, लिख लेते हैं हम इसको अभी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग लेयर बी बेटा। और ये जो पिंक वाली लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग लेयर ए, लेयर ए, ठीक है ना। ये सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब मेरे को बेटा इस डायग्राम को ध्यान से देख के बताओ, ठीक है ना। मकसूद बताएगा अगर मेरे को सुन पा रहा है बेटा, मसूद अहमद लश्कर या कुछ ऐसे नाम है। तो मेरे को बताओ बेटा, आउट ऑफ दीज 2 लेयर्स बेटा, लेयर ए एंड लेयर बी, ठीक है ना, आपके हिसाब से बाहर वाली लेयर कौन सी है और अंदर वाली लेयर कौन सी है, इनर लेयर कौन सी है एंड आउटर लेयर कौन सी है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। आउटर लेयर पिंक, आउटर लेयर ए लेयर है, ए बी है, तो ये मैं लिख देता हूँ बेटा इधर, आउटर लेयर है। वेरी गुड बच्चा, ग्रेट। एंड इनर लेयर कौन सी है, शाबाश, इनर लेयर बी है ना, एकदम सिंपल है बेटा, ठीक है ना। अब आपको कैसे पता चला कि लेयर ए आउटर है, लेयर बी इनर है, बिकॉज हम ऑलरेडी देख चुके हैं बेटा, जब मैंने एक स्पॉन्ज ऐसे बनाया था जो आपको अभी डायग्राम में दिखा था, तो उस स्पॉन्ज में मैंने आपको बोला था बेटा कि स्पॉन्ज जो सील जो होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बना भी दूं इसको, तो मैंने आपको बोला था अगर ये अंदर वाला एरिया है, तो इस अंदर वाले एरिया को हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो किसी भी पोरिफेरा का स्पॉन्जोसील बाहर साइड में नहीं होगा, स्पॉन्जोसील हमेशा अंदर साइड में होता है। तो जो लेयर स्पॉन्जोसील के नजदीक होगी दैट इज इनर लेयर, जो सुपर लेयर बेटा स्पॉन्जोसील से बाहर होगी या इन कांटेक्ट विद द आउटर वाटर होगी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेयर ए और आउटर लेयर बोलते हैं। सो मतलब शॉर्ट में अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, ओवरऑल मेरे को बताओ बेटा, एक स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर कितनी लेयर्स होती है,
तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर होगा बेटा 2 लेयर होती है, ठीक है ना। द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज इज 2 लेयर्ड बेटा। एक स्पॉन्ज की जो बॉडी वॉल होती है वो 2 लेयर से बनती है बेटा। लेयर ए इज द आउटर लेयर एंड लेयर बी इज द इनर लेयर बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लीजिए इधर, बाद में इनको मैं अलग से अच्छे से बना लूंगा। एग्जाम के लिए याद रखना बेटा कि जो आउटर लेयर होती है, ठीक है ना, जो पिंक वाली लेयर है बेटा हमारी आउटर लेयर, ये वाला, दिस आउटर लेयर बेटा इज कॉल्ड एज, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज डर्मल लेयर। ये लिख लेना बेटा, ये नोट्स के अंदर मेंशन नहीं है। दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज डर्मल लेयर, या इसका और एक नाम है बेटा, इट इज कॉल्ड एज पिनेकोडर्म बेटा। दिस इज कॉल्ड एज पिनेकोडर्म, ठीक है ना। आउटर लेयर को एग्जाम के लिए याद रखना है, या लेयर ए को बेटा एग्जाम के लिए याद रखना है, इट इज कॉल्ड एज डर्मल लेयर, या इसको हम पिनेकोडर्म बोलते हैं बेटा। वेरी इजी टू रिमेम्बर। एंड जो अंदर वाली लेयर जो मैंने ब्लू कलर में बनाई हुई है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज गैस्ट्रल लेयर। दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रल लेयर बेटा, या इसका और एक नाम है बेटा, दैट इज कॉनोडर्म बेटा। इसका और एक नाम है कॉनोडर्म बेटा। क्लियर है ना। तो मतलब पोरिफेरा की बॉडी में टोटल 2 लेयर्स होती है, बाहर वाली पिनेकोडर्म एंड अंदर वाली कॉनोडर्म। बाहर वाली डर्मल लेयर और अंदर वाली गैस्ट्रल लेयर बेटा। वेरी इजी टू रिमेम्बर। अब एक्स्ट्रा में आप याद रखेंगे कि जो ये पिनेकोडर्म होती है, मतलब बाहर वाली लेयर होती है बच्चा, ठीक है। ये आप इमेजिन कर लो, बाहर एक दीवार है, अंदर एक दीवार है। बाहर वाली दीवार पानी के कांटेक्ट में है, अंदर वाली दीवार बेटा स्पॉन्जोसील के कांटेक्ट में है। बाहर वाली दीवार के लिए जो हम चीज बनाने के लिए यूज करते हैं बेटा, ठीक है ना, दैट चीज और दैट सेल, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखेंगे, दैट सेल इज कॉल्ड एज पिनेकोसाइट बेटा। तो मतलब अब आपको समझ आ रहा है कि इसको हम पिनेकोडर्म क्यों बोलते हैं। पिनेकोडर्म इसलिए इसको बोला जाता है बिकॉज जो सेल्स इसको बनाती है वो पिनेकोसाइट्स कहलाती है। डर्म का मतलब होता है लेयर बेटा। सो लेयर विच इज मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स इज कॉल्ड एज पिनेकोडर्म। ऐसी दीवार जिसको बनाने के लिए पिनेकोसाइट्स को यूज करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पिनेकोडर्म बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। और पिनेकोडर्म के अलावा और एक सेल यहाँ पे पाई जाती है जिसको हम पोरोसाइट बोलते हैं बेटा, जिसको हम पोरोसाइट बोलते हैं। तो मतलब पिनेकोडर्म में 2 प्रकार की सेल्स होती है, वन इज कॉल्ड एज पिनेकोसाइट एंड अनदर इज कॉल्ड एज पोरोसाइट बेटा। क्या है इनका काम वो हम आगे थोड़ी देर में देख लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिनेकोडर्म, जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब आते हैं अंदर बेटा। सेकंड लेयर हमारी है गैस्ट्रल लेयर और कोनोडर्म बेटा। कोनोडर्म को कोनोडर्म क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसको बनाने के लिए जो सेल्स लगती है बेटा, जो सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम कॉनोसाइट्स बोलते हैं। They are called as conocytes बेटा। तो कोनोडर्म मतलब दैट लेयर which is made up of conocytes बच्चा। इसके अलावा भी और कुछ सेल्स है वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी आप कोनोसाइट्स याद रख लीजिए। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो बेटा। दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर बच्चा। यस गाइस ग्रेट। Yes, sir. अब और एक चीज देख लीजिए। अच्छा मेरे को बताइए बेटा, पिनेकोडर्म एंड कोनोडर्म के बीच में क्या आपको कोई खाली जगह दिखाई दे रही है, या मेरे को ही दिखाई दे रही है? खाली जगह दिखाई दे रही है ना बच्चा। तो इसको मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा, ताकि जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रही है उनको भी दिखाई दे। ये देख ले, कुछ लोगों की आंखें तेज होती है ना ज्यादा, उनको फिर दिखाई नहीं देता, तो इसलिए हम कलर कर देते हैं उसको। तो मैंने कलर कर दिया ऐसे बच्चा। तो ये है हमारा पिनेकोडर्म, ये है हमारा कोनोडर्म। पिनेकोडर्म भी सेल से बना हुआ है, कोनोडर्म भी सेल से बना हुआ है। दैट मींस पिनेकोडर्म इज आल्सो अ सेल्यूलर लेयर, कोनोडर्म इज आल्सो अ सेल्यूलर लेयर बेटा। सो बिटवीन द पिनेकोडर्म एंड कोनोडर्म बेटा, जो दोनों सेल्यूलर लेयर्स होती है, इनके बीच में एक ए सेल्यूलर लेयर पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, इनके बीच में क्या पाया जाता है, एक ए सेल्यूलर लेयर पाया जाता है। ए सेल्यूलर, ए सेल्यूलर से आप क्या समझ रहे हैं, इसमें सेल होगा कि नहीं होगा?
शाबाश बच्चा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा बेटा। नो सेल, ए सेल्यूलर का मतलब होता है विथआउट सेल बेटा। तो इसमें कोई सेल नहीं पाया जाता जो इसे बनाएगा बेटा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सेल्स पाई जाती है जिनको हम एमोबोसाइट्स बोलते हैं, बट वो इसकी सेल्स नहीं होती है। उन सेल्स का काम होता है बेटा फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। बट ये जो बीच वाली लेयर है ना, ये ग्लैटिनस लेयर होती है। ग्लैटिनस सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बच्चा, am I audible to you? Guys, am I audible to you again? यस सर। ओके ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम, मीटिंग कैंसिल हो गया था। एक मिनट रुक जाइए। स्क्रीन शेयर हो गया सभी के साथ? हाँ सर। ओके, चलिए तो वापस आते हैं हम।
तो आपने याद रखा बच्चा दैट 2 लेयर्स होती है, 2 सेल्यूलर है, एक नॉन सेल्यूलर है। सेल्यूलर का नाम मैं बता चुका हूँ एंड नॉन सेल्यूलर का नाम भी आपने याद रख लिया, ठीक है ना। एंड प्लीज जो असद सर इन क्लास है, प्लीज जो बच्चे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज कि आप बाद में ना उनका नाम नोट डाउन करके उनसे एक बार पूछ लीजिए प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है या वो पढ़ नहीं रहे, तो हमें उसका एक डाटा रहना चाहिए। और प्लीज जैसे हमने डिस्कस किया था ना, इन क्लास भी इनका एक वो रेडी कर लीजिए असेसमेंट इन द क्लास की, ये क्लास में रेस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, ये टीचर के कितने क्वेश्चंस को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बिकॉज हमें उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपने पास रहना चाहिए कल को जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा, ताकि हम पेरेंट्स से वो डिस्कस कर सके कि आपका बच्चा इन क्लास कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है। इन एग्जाम तो हम बाद में देखेंगे, आउट ऑफ क्लास बाद में देखेंगे, बट इन क्लास भी आप प्लीज एक असेसमेंट इनका रेडी कर दीजिए। तो चलिए, दिस इज अबाउट द पोरिफेरा, तो जो मैंने आपको एक सिंपल वे में समझा दिया। तो अब एक बार देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है और ये लेयर दिखने में कैसी होती है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा बच्चा, ध्यान से देख लीजिए। लिखा दे हैव 2 लेयर्ड वॉल बेटा, मतलब पोरिफेरा की बॉडी जो होती है उनमें 2 लेयर की वॉल बनती है। These layers are called as पिनाकोडर्म एंड कॉनोडर्म बेटा, ध्यान से देख लीजिए। मतलब ये जो 2 लेयर्स है उसमें से एक पिनाकोडर्म कहलाता है एंड दूसरा कॉनोडर्म कहलाता है। अब आप समझदार बच्चे हैं, आपने ऑलरेडी याद कर लिया कि पिनाकोडर्म बेटा अंदर वाला लेयर है कि बाहर वाला लेयर है। जल्दी जल्दी, अंदर बाहर, बाहर वाला लेयर बेटा। कॉनोडर्म वाला अंदर layer है, अंदर, वेरी गुड बच्चा। कॉनोडर्म अंदर वाला लिया। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पिनाकोडर्म किन से बनता है, जल्दी जल्दी बताइए। पिनाकोसाइट से बनता है एंड कॉनोडर्म किन से बनता है, कॉनोसाइट से बनता है। साइड से अब आगे क्या लिख रहा है एनसीईआरटी, ए ग्लैटिनस नॉन सेल्यूलर मेसेनकाइम प्रेजेंट इन बिटवीन देम, मतलब पिनाकोडर्म एंड कॉनोडर्म के बीच में एक नॉन सेल्यूलर जेल के समान लेयर पाई जाती है। ग्लैटिनस नॉन सेल्यूलर मतलब एक तो उसमें कोई सेल अपना नहीं है और वो जेल का बना हुआ है बेटा, और उसको मेसेनकाइम बोलते हैं। एनसीईआरटी ने इसे मेसेनकाइम बोला, या आप इसको मीजोग्लिया भी नाम याद रख सकते हैं, या मीजोहाइल भी नाम याद रख सकते हैं। ये इस लेयर का नाम होता है जो कहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन देम। बिटवीन देम मतलब पिनाकोडर्म एंड कॉनोडर्म के बीच में। अगर ये अभी भी समझ नहीं आया तो ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से देख लीजिए बच्चा, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में एक स्पॉन्ज बनाया गया है, ये एक स्पॉन्ज है बेटा। तो स्पॉन्ज में आपको पर्पल कलर जो दिखाई दे रहा है, पर्पल कलर मतलब बाहर वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है, तो ये इधर हमने इन सेल से रिप्रेजेंट किया है बेटा। तो पर्पल सेल्स बेटा ये वाली सेल्स है। फिर आपको बीच में कुछ येलो येलो दिखाई दे रहा है, तो वो बीच वाला एरिया हो गया बेटा, ठीक है ना। और फिर ये अंदर वाली लाइन जो दिखाई दे रही है वो ये वाली सेल्स हो गई। तो ये जो बाहर वाली लेयर है बेटा, ये इन सेल से बना हुआ है। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज पिनाकोसाइट्स बेटा, इनको हम पिनाकोसाइट्स बोलते हैं। और पिनाकोसाइट्स के बीच में ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे और एक सेल दिखाई दे रहा है आपको, ये और एक सेल है बेटा यहाँ पे। दिस सेल इज कॉल्ड एज पोरोसाइट बेटा, इट इज कॉल्ड एज पोरोसाइट। तो मतलब पोरोसाइट सेल बेटा किसका पार्ट है, वो अंदर वाली लेयर का भी पार्ट है एंड बाहर वाली लेयर का भी पार्ट है, और इसको हम पिनाकोडर्म बोलते हैं। फिर अंदर देख लीजिए बेटा, आपको ये फनल शेप्ड सेल्स दिखाई दे रही है, ये हम बाद में अलग से भी देखेंगे। तो ये फनल शेप्ड सेल जो बड़ी बड़ी सेल्स आपको दिखाई दे रही है बेटा, जो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, और बीच में यहाँ पे फ्लैजिला भी है इनका, इनको हम कॉनोसाइट्स बोलते हैं। और इनसे जो लेयर बनेगी, ये पूरा लेयर इन्हीं से बन रहा है, इसको हम कॉनोडर्म बोलते हैं बेटा। और बीच में आप देख सकते हैं येलो कलर का जो जेल है बेटा, दिस इज मीजोहिल और मेसेनकाइम। अब आप बोलेंगे सर आपने अभी बोला था मेसेनकाइम में कोई सेल नहीं होता, यहाँ पे तो सेल दिखाई दे रहा है। ये सेल जो है ना बेटा, ये एक्चुअल में मेसेनकाइम का सेल नहीं है, ये एक्चुअल में बेटा पिनाकोसाइट सेल्स मॉडिफाई होके एमोबा लाइक सेल्स बनती है, जिनका काम होता है फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बट इनका कोई भी रोल फॉर्मेशन ऑफ मीजोहिल में नहीं होता है, इसलिए बेटा हम मीजोहिल को क्या बोलते हैं, नॉन सेल्यूलर लेयर बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। कॉनोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कॉनोसाइट्स का दूसरा नाम कॉलर सेल भी होता है बेटा, ठीक है। तो ये 2 लेयर्स हो गई इसमें जो मैंने समझा दी। तो इधर भी आप देख सकते हैं, अगेन अगर उधर समझ नहीं आया तो ये हो गया बेटा पिनाकोसाइट, ये पिनाकोसाइट हो गया। पिनाकोसाइट से बेटा बाहर वाली लेयर बनती है, ये हो गया बेटा पोरोसाइट, जो पोर्स बनाती है जहां से पानी अंदर आता है बेटा। तो ये हो गई अंदर वाली बड़ी बड़ी सेल्स बेटा, ठीक है, जिनको हम कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स बोलते हैं। और बीच में हो गई बेटा एमोबाइट सेल एंड मेसेनकाइम और मेसोहिल बेटा। सो ये हमारा बॉडी वॉल क्लियर हो जाता है। और एक डायग्राम में भी बता सकता हूँ आपको, ये और एक डायग्राम देख लीजिए बेटा।
तो बाद में इसको घर पे अगेन अलग से अपनी तरीके से देख लेना। ये स्पाइक्यूल क्या है ये हम बाद में देखेंगे, अभी स्पाइक्यूल भूल जाओ आप। तो ये बाहर वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, तो ये होगी पिनाकोसाइट्स बेटा, तो लेयर को हम बोलेंगे पिनाकोडर्म। ये वाली ब्लू में जो बनाई गई है पोरोसाइट हो गया बेटा, जो पोर बनाती है। ये अंदर जो येलो में बनी है बेटा ये होगी कॉनोसाइट्स, जो क्या बनाती है कॉनोडर्म बनाती है। और बीच में क्या है बेटा, बीच में है मीजोहिल और मीजोकाइट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको जूम कर दूं कैसे होती है अरेंज बेटा। तो ये स्पॉन्जोसील हो गया, तो ये स्पॉन्जोसील है बेटा। स्पॉन्जोसील के अंदर पानी कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा, और ये आ रहा है पानी बेटा किन के थ्रू, पोरोसाइट्स के थ्रू बेटा। तो ये पोरोसाइट्स आपको दिखाई दे रही है जिनसे पानी अंदर आएगा बेटा। तो ये पोर्स क्या कहलाएंगे बेटा, ये ऑस्टिया कहलाएंगे। दैट मीन्स पोरिफेरा के अंदर पोर कौन बनाता है, पोर पोरोसाइट बनाती है बेटा। और उस पोर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑस्टिया बोलते हैं बेटा। बनाने वाली सेल को हम क्या बोलते हैं, पोरोसाइट बोलते हैं। पोरोसाइट में अलावा बेटा आपको बाहर से दिखाई दे रही, दे आर पिनाकोसाइट्स, अंदर से दिखाई दे रहे बेटा दे आर कॉनोसाइट्स। ये हो गया पिनाकोडर्म और ये हो गया कॉनोडर्म बेटा। और फाइनली ये ऊपर क्या हो गया, ये ऑस्क्यूलम हो गया बेटा। अभी तो आइडिया लग गया ना, एक रफ आइडिया मिला कि क्या है बेटा और कैसे है। दिस इज क्लियर नाउ शबाज, दिस इज क्लियर नाउ बेटा। सर। Yes, sir. दिस इज क्लियर बच्चा, दिस इज क्लियर। यस सर। चलिए अब यहाँ पे और एक डायग्राम मैंने ऐड किया, बिकॉज सुनो ये डायग्राम्स एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। ये डायग्राम्स में नोट्स में इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि एनसीईआरटी से बाहर आके आपको आइडिया लगे कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल में चीजें दिख कैसी रही है बेटा। तो इंशाल्लाह आज के बाद, बिकॉज पहले हमारा एक कॉमन ग्रुप था, आज के बाद में आपको फोटोग्राफ्स के थ्रू बेटा नोट्स भी फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आज मैं आपको पोरिफेरा के नोट्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स। तो आप उन फोटोग्राफ्स को कलेक्ट करके एक फोल्डर बना सकते हो जिसमें आप अपने फोटोग्राफ्स रख सकते हो बेटा। पीडीएफ फॉर्म में ये हो नहीं पा रहा है बिकॉज आईपैड का पता नहीं क्या अलग हिसाब है, पीडीएफ फॉर्म में ये हो नहीं पा रहा है। तो मैं आपको डायरेक्टली फोटोग्राफ एड फॉरवर्ड करके आप इनका एक अलग से नोट भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लास में तो आप लिखेंगे जो आपको पॉइंट्स लिखने हैं, और एट द एंड ऑफ क्लास बेटा एवरीडे आपको नोट्स मिलेंगे। बट I expect बेटा कि you are never going to forward these notes to any other institute because नोट्स अपने तरीके से हर कोई बनाता है, तो ये आपके लिए नोट्स है, किसी और के लिए नहीं है। तो इनको प्लीज आप प्राइवेसी के हिसाब से अपने लिए रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे बच्चों। सो ये डायग्राम क्या है, इसमें सेल्स क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बिकॉज हमें सेल्स अलग से पढ़नी है बेटा, किन सेल्स का क्या काम होता है। पर थोड़ा सा और एक आइडिया ले लीजिए फिर हम खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा बेटा बेसल लेयर ऑफ पोरिफेरा बेटा, ठीक है, जिसको हम पोस्टीरियर पार्ट भी बोल सकते हैं। और ये एंटीरियर पार्ट हो गया। पोस्टीरियर पार्ट में ध्यान से देख लीजिए बेटा, आपको कुछ ब्लर की लाइन दिखाई दे रही है, दे आर कॉल्ड एज बेसल टफ्ट्स बेटा। और बेसल टफ्ट पोरिफेरा को क्यों चाहिए, अगर आपको डायग्राम्स पहले वाली याद है, मैंने आपको डायग्राम में बोला था कि पोरिफेरा मूव नहीं कर सकता है, पोरिफेरा एक ही जगह चिपका रहता है बेटा, ठीक है। क्यों चिपकता रहता है या कौन उसको चिपकने में मदद करता है, तो वो क्या होते हैं, वो बेसल टफ्ट्स होते हैं। मतलब जब पोरिफेरा कहीं पे बैठेगा, अपनी बॉडी को बेटा ये रेस्ट्रिक्ट करता है, अपनी बॉडी को अटैच करता है टू द सबस्ट्रेटम बाय द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स बेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बेसल टफ्ट्स बोलते हैं बेटा। तो ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे तो ये, चलो आप अब मेरे को बताएं, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे। बताओ बेटा ये सेल जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर में, ये कौन सी सेल्स है, जल्दी जल्दी। पिनाकोसाइट। ये पिनाकोसाइट्स है बेटा, वेरी गुड। और इस पूरी लेयर को मैं क्या बोलूंगा, पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म। वेरी गुड बच्चा। आप ध्यान से देख लीजिए। अब बताइए बेटा ये जो सेल अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये कौन सी सेल्स है, पोरोसाइट। और इनका काम क्या होता है बेटा, इनका काम क्या होता है पोरोसाइट्स का, इनका काम होता है पोर बनाना, जिससे पानी अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, पानी अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा बेटा, वेरी गुड। अब बताइए ये कौन सी सेल्स है बेटा, फनल शेप्ड सेल्स, पिनाकोसाइट्स। कॉनोसाइट्स। ये कॉनोसाइट्स है बेटा। और ये कौन सी लेयर बना रहे हैं, कॉनोडर्म। कॉनोडर्म बेटा। अब ये बीच वाला एरिया जो है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मीजन, नहीं इसको मीजनकाइम बोलते हैं। और मीजनकाइम में जो ये सेल आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी सेल है बेटा, शाबाश, दिस इज
एमोबोसाइट्स बेटा, इनको हम एमोबोसाइट्स बोलते हैं, AMOEBOCYT, इनको हम एमोबोसाइट्स बोलते हैं। चले अब मेरे को बताइए बेटा ये एरिया क्या है, ये जो अंदर वाला एरिया, अब ये क्या है? दिस इज स्पॉन्जियोसील बेटा, है ना? बस यही है और कुछ नहीं है बेटा, ठीक है? बाद में हम इन सेल्स पे वापस आएंगे। तो चलिए अब ये 5 पॉइंट्स आपको पॉरिफेरा के लिए याद रखने। फाइलम पॉरिफेरा है, ठीक है ना? मेंबर्स को हम कॉमनली स्पॉन्ज बोलते हैं। दे आर, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दे आर जनरली मैराइन बेटा। सो दैट मींस पॉरिफेरा फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ठीक है ना? पॉरिफेरा कैन लिव बोथ इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। बट अगर मान लीजिए पॉरिफेरा की फैमिली में 100 मेंबर है, ठीक है ना? 100 में से बेटा आपको 90 मेंबर कहाँ पे मिलेंगे? मैराइन में मिलेंगे, एंड 10 कहाँ पे मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मिलते हैं। दैट मींस पॉरिफेरा इज फाउंड बोथ इन मैराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर, बट मैक्सिमम मेंबर्स आर फाउंड इन मैराइन वाटर बेटा, ठीक है ना? खारे पानी के अंदर, सॉल्टी वाटर के अंदर ज्यादा पॉरिफेरा मिलते हैं, एंड मीठे पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर कम पॉरिफेरा मिलते हैं बेटा, ठीक है ना? सो दैट मींस हमारे पास कोई ना कोई पॉरिफेरा ऐसा होगा विच इज प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर बेटा, और वो हमको एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है ना? एक्सेप्शंस में आपको याद रखना है कि हमारे पास एक फ्रेश वाटर पॉरिफेरा भी पाया जाता है। दैट फ्रेश वाटर पॉरिफेरा इज कॉल्ड एज स्पॉन्जिला एंड एफिडाइटा बेटा। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, दैट भी सुन लेना ध्यान से। मतलब आपको याद क्या रखना है बेटा? पॉरिफेरा आर फाउंड इन मैराइन वाटर एक्सेप्ट, पॉरिफेरा आर फाउंड इन मैराइन वाटर एक्सेप्ट स्पॉन्जिला एंड एफिडाइटिया बेटा। तो एफिडाइटिया एंड स्पॉन्जिला ऐसे पॉरिफेराज होते हैं जो समंदर के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ये आपको कहाँ पे मिलते हैं बेटा? स्ट्रीम्स के अंदर मिलते हैं, रिवर्स के अंदर मिलते हैं, या शॉर्ट में फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं बेटा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड एक्सेप्शन जो एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव बुक्स में आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगी बच्चा, ठीक है ना? अब ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा से मैं इस पे नहीं जाऊंगा। पॉरिफेरा सिमेट्रिकल होते हैं कि एसिमेट्रिकल होते हैं? बताओ बेटी जल्दी जल्दी। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन इसका भी आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, ठीक है? एक्सेप्ट बेटा, हालांकि ऑल द पॉरिफेरास आर एसिमेट्रिकल, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है पॉरिफेरा आर सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल, तो आंसर डायरेक्टली आएगा एसिमेट्रिकल। बट अगर एग्जामिनर कभी पूछता है बेटा कि पॉरिफेरा आर एसिमेट्रिकल एक्सेप्ट, फिर पूछता है बेटा पॉरिफेरा आर एसिमेट्रिकल एक्सेप्ट, तो एक्सेप्शन आपको याद होनी चाहिए बेटा। तो एक्सेप्शन है इसकी साइकॉन। साइकॉन एक पॉरिफेरा होता है जो सिमेट्रिकल होता है बेटा, मतलब इसमें सिमेट्री देखने को मिलती है, और कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है ये भी याद रख लीजिए बच्चा, ठीक है ना? और ये होता है बेटा रेडियली सिमेट्रिकल, तो इसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, बिकॉज आपका 50% क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं बेटा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन रीड करते हैं ना, क्वेश्चन रीड करने में जल्दी करते हैं, ठीक है ना, और आंसर को फिर बेटा देखने में और जल्दी करते हैं, या आंसर को टिक करने में और जल्दी करते हैं। तो बिना आंसर देखे आंसर के ऊपर हाथ रखा करो, आंसर नहीं देखना है, पहले क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करना है, और जब आप क्वेश्चन रीड करते हो ना, आधा क्वेश्चन आपको उधर ही सॉल्व होता है। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है बेटा, सुन लो बेटा ध्यान से, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी नॉलेज नहीं झाड़नी है, पहले एग्जामिनर का क्वेश्चन समझना है कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है बेटा पॉरिफेरास आर सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल, तो आपको आंसर पता है बेटा, आंसर आएगा एसिमेट्रिकल बेटा। लेकिन अगर एग्जामिनर नीचे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है पॉरिफेरास आर एसिमेट्रिकल एक्सेप्ट, मतलब पॉरिफेरा, अब एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि क्या आपने एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ा है कि खाली एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। एनसीईआरटी तो खत्म होगी एसिमेट्रिकल पे, लेकिन क्वेश्चन आया बेटा एसिमेट्रिकल एक्सेप्ट, तो दैट मींस बेटा आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके याद रखना पड़ेगा कि एक पॉरिफेरा हमारे पास ऐसा है
जिसके पास सिमेट्री देखने को मिलती है, और वो कौन सा होता है? वो साइकॉन होता है जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा। नेक्स्ट, दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स बेटा, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला एनिमल जो मल्टीसेलुलर धरती पे आया वो कौन था? वो पोरिफेरा था बेटा। सबसे पहला एनिमल जो धरती के ऊपर यूनिसेलुलर फॉर्म में आया बेटा वो कौन सा? वो प्रोटोजोआ था। सो दे आर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो धरती के ऊपर थे बेटा वो पोरिफेरास ही थे, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्लस्टर सेल, क्लस्टर होता है बेटा, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी आप समझ गए बच्चा। सो दिस इज अबाउट द पोरिफेरा बच्चा। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी से कुछ टाइम के लिए थोड़ा बाहर आते हैं, हमें कुछ अलग चीजें समझनी है, बट उससे पहले मैं कुछ सिंपल लाइंस को रीड कर देता हूँ, फिर मैं कैनाल सिस्टम पे आ जाता हूँ बेटा। कॉनोसाइट्स को हम बेटा कॉलर सेल्स बोलते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? स्पॉन्जोसील के साइड में पाई जाती है। दे लाइन द स्पॉन्जोसील, मतलब ये स्पॉन्जोसील को कवर करती है बेटा, लाइन करती है। एंड द कैनाल्स बेटा, और कैनाल्स क्या होता है उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। पोरिफेरा के अंदर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है ये मेरे को फटाफट बताएगा, कौन बता सकता है? बिकॉज हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अशरफुल जमान बेटा, फटाफट बताओ कि इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुका हूं मैं, जल्दी जल्दी शाबाश। क्या? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो बच्चा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए पढ़ने के बाद। जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था ना, मैंने बोला था डाइजेशन दो प्रकार का होता है, ठीक है ना? एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और एक होता है इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बेटा। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है ना? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब होता है कि जब फूड बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है ना? जैसे इधर समझ लीजिए, ये पोरिफेरा आपको दिखाई दे रहा है बेटा, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये पिज्जा है। वैसे पोरिफेरा पिज्जा नहीं खाएगा, बट इमेजिन कर लीजिए पिज्जा का एक पीस है बेटा। तो पोरिफेरा ने क्या किया? पानी से पिज्जा को अंदर लाया, है ना? और अंदर कहाँ पे लाया बेटा? स्पॉन्जोसील में। ध्यान से सुन लेना, ऐसे अंदर लाया स्पॉन्जोसील में। इमेजिन कर लो बेटा, पोरिफेरा ने क्या किया? इस पिज्जा के पीस को डाइजेस्ट कर लिया इन द स्पॉन्जोसील। ध्यान से देख लेना, इस पोरिफेरा ने इस पिज्जा के टुकड़े को, इस पिज्जा के पीस को डाइजेस्ट कर दिया, मतलब तोड़ दिया बेटा। किसके अंदर? स्पॉन्जोसील के अंदर। तो मेरे को बताओ बच्चा, स्पॉन्जोसील के अंदर जब पिज्जा को डाइजेस्ट किया जा रहा है, क्या ये सिंगल सेल के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है या ग्रुप ऑफ सेल्स के बिटवीन डाइजेस्ट हो रहा है? क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से। जब पिज्जा का पीस स्पॉन्जोसील के अंदर डाइजेस्ट किया जा रहा है, ये सेल के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है या ग्रुप ऑफ सेल्स के बिटवीन डाइजेस्ट हो रहा है? कहां पे डाइजेशन हो रहा है इसका? शाबाश, जल्दी जल्दी बताइए, कहां पे डाइजेस्ट हो रहा है? ग्रुप ऑफ सेल्स के बिटवीन डाइजेस्ट हो रहा है या इनसाइड अ सिंगल सेल डाइजेस्ट हो रहा है? कहां पे डाइजेशन आपको दिखाई दे रही है? ग्रुप ऑफ सेल। तो मैं ऐसा बता सकता हूँ ना बेटा कि ये डाइजेशन बेटा सेल के अंदर नहीं हो रही है, बट सेल के बाहर हो रही है ना? तो जब भी डाइजेशन सेल के बाहर हो, सेल के बाहर मतलब बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स के बिटवीन हो, ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में हो, ऐसी डाइजेशन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बेटा। मतलब सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है। एक्स्ट्रा मतलब बाहर बेटा, ठीक है? एक्स्ट्रा का मतलब बायोलॉजी में बाहर होता है, आउटसाइड होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब आउटसाइड द सेल डाइजेशन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अब इमेजिन कर लीजिए ऐसा हुआ बच्चा कि पिज्जा का पीस अंदर आया और इस पिज्जा के पीस को बेटा हमने क्या किया? इसको हमने कोनोसाइट के अंदर भेज दिया। ध्यान से देखिए, कोनोसाइट दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसको हमने कोनोसाइट के अंदर भेज दिया। अब इसका डाइजेशन बेटा कोनोसाइट के अंदर हो रहा है, इनसाइड कोनोसाइट हो रहा है बेटा। तो अब बताओ क्या डाइजेशन
विदिन द सेल हो, विदिन द सेल हो रहा है और बिटवीन द सेल हो रहा है बेटा, कहाँ पे हो रहा है? Within cellular cells. विदिन सेल। ऐसी डाइजेशन को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम इंट्रासेल्युलर Intracellular. डाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया बच्चा? चलो अब मेरे को बताओ, जब हम खाना खाते हैं ना, मतलब अभी आप रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, थोड़ी देर बाद आप, ठीक है ना, मम्मी ने चावल पका के रखा होगा, तो जब आप चावल ठूसेंगे बेटा पेट के अंदर, तो जब चावल आप डाइजेस्ट कर रहे हैं पेट के अंदर, क्या वो चावल का डाइजेशन इंट्रासेल्युलर है कि एक्स्ट्रा सेल्युलर है? जल्दी जल्दी, इंट्रा और एक्स्ट्रा, फटाफट। एक्स्ट्रा सेल्युलर है बेटा, समझ आया ना? मतलब ये आपका ऐसा है ना बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये ईसोफेगस से आपने फूड अंदर ले लिया, ये स्टोमक में पहुंचा, स्टोमक के अंदर बेटा गैस्ट्रिक सेल यहाँ पे पाई जाती है, तो ये फूड गैस्ट्रिक सेल के अंदर नहीं जा रहा है, ये बेटा बिटवीन द सेल्स डाइजेस्ट हो रहा है स्टोमक के अंदर, तो ये कौन सा डाइजेशन हो गया? ये भी एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो वापस आ रहा हूं मैं, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्पॉन्ज के अंदर कौन सा डाइजेशन होता है? इंट्रासेल्युलर। अब मेरे को बताओ बेटा, स्पॉन्ज का डाइजेशन, स्पॉन्ज जो सील में होता है कि किसी और जगह पे होता है? तो बात कहाँ पे हो रहा है? स्पॉन्ज जो सील में के किसी और जगह पे बेटा? Sir, porocyte से. शाबाश। स्पॉन्जोसील में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो तो क्लियर हो गया। तो फिर कहाँ पे होता है बेटा? सेल्स में होता है, जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉनोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपने Yes, sir. देखा ध्यान से कॉनोसाइट में बेटा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ना, इधर देख लीजिए, मैंने शायद कॉनोसाइट कहीं पे ऐड करके रखा हुआ, ये देख लीजिए, ये कॉनोसाइट है बेटा, ध्यान से देख लेना कॉनोसाइट का फोटोग्राफ। दिस इज अ कॉनोसाइट सेल, ये यहाँ तक कॉनोसाइट सेल है बेटा, इधर तक ये कॉनोसाइट है, तो ये ऐसी सेल आपको दिखाई दे रही है। और कॉनोसाइट में ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा? एक फ्लैजिला लगा हुआ है, ये फ्लैजिला लगा हुआ है। और इस फ्लैजिला का काम क्या होता है? ये स्पॉन्जोसील से फूड को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद बेटा फूड को कहाँ पे ले आता है? इनसाइड द सेल ले आता है, और फाइनली हम फूड को डाइजेस्ट कहाँ पे करते हैं? इस सेल के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। ये ध्यान से देख, क्या लिखा है? फूड पार्टिकल्स इन म्यूकस बेटा, मतलब इसके ऊपर जो फनल बना हुआ है, ऐसे फनल बना हुआ है, इससे फूड अंदर आएगा, मतलब स्पॉन्जोसील से फूड अंदर ले आएगा, और फाइनली स्पॉन्जोसील से फूड को यहाँ पे डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्टेड फूड को फिर कौन लेके जा रही है? एमोबोसाइट लेके जा रही है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि एमोबोसाइट सेल बेटा मीजेनकाइम की सेल नहीं है, ठीक है ना, वो कॉनोडर्म की सेल है बेटा। क्यों? बिकॉज वो कनेक्टेड रहती है किसके साथ? कॉनोसाइट के साथ। और उसका काम क्या होता है? इधर से फूड लेना, और किनको देना बेटा? पिनाकोसाइट्स को देना। तो पिनाकोसाइट्स को फूड कौन देता है? कॉनोसाइट देता है। किसकी मदद से देता है बेटा? एमोबोसाइट की मदद से देता है। तो मतलब इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जो पोरिफेरा के अंदर होता है बेटा, वो किसके अंदर होता है? वो कॉनोसाइट सेल्स के अंदर होता है। दिस इज क्लियर नाउ? ये समझ आ गया? Yes, sir. चले आगे बढ़ते अब इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है, और ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्या लिखा है? स्पॉन्ज हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पॉन्ज के पास क्या होता है बेटा? एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम का काम क्या होता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और दिस वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम कोई खतरनाक चीज नहीं है बेटा, ठीक है ना, कोई आउट ऑफ द स्पेस वाली चीज नहीं है, ये बस बेटा ग्रुप ऑफ ट्यूब्स है, जिन ग्रुप ऑफ ट्यूब्स का काम क्या होता है? पानी को बाहर से स्पॉन्जोसील में लाना, और स्पॉन्जोसील से पानी को फिर ऑस्क्यूलम से बाहर निकालना बेटा। सो दिस ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, जिनका काम क्या होता है बेटा? जिनका काम होता है पानी को अंदर लाना और फिर पानी को बाहर वापस छोड़ना बेटा, दिस ग्रुप ऑफ ट्यूब इज कॉल्ड एज कैनाल सिस्टम बेटा। इसको हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ये समझ आ रही है मेरी बात की नहीं समझ आ रही है? और कैनाल सिस्टम में एक चीज कॉमन है बेटा, वो क्या है? पानी अंदर आएगा ऑस्टिया से, फिर जाएगा स्पॉन्जोसील में, और फिर बाहर आएगा ऑस्क्यूलम से बेटा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, Osculum. वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। यहाँ पे पोर्स लिखा हुआ है बेटा, मतलब ये बहुत सारे होंगे, ये मल्टीपल में होंगे बेटा, इनको हम ऑस्टिया बोलते हैं। इन द बॉडी वॉल, ठीक है, इनटू ए सेंट्रल कैविटी, मतलब पानी ऑस्टिया से अंदर आया, बॉडी वॉल से अंदर आया, और एक सेंट्रल कैविटी में पहुंचा, जिस सेंट्रल कैविटी को हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और स्पॉन्जोसील से पानी बेटा फिर बाहर चला गया थ्रू अनदर पोर बेटा, जिस पोर को हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम ऑस्क्यूलम का नाम देते हैं बेटा, जिसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं।
क्लियर है ना, ये तो आप ऑलरेडी समझ ही चुके थे। ठीक है, तो मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्कुलम। अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर दूं तो पानी मुंह ऐसे करेगा बेटा, ऑस्टिया से पानी आएगा अंदर, ठीक है ना, अंदर कहाँ आएगा बेटा, अंदर आएगा स्पॉन्जोसील में, Spondylosis. और स्पॉन्जोसील से पानी कहाँ जाएगा बेटा, शाबाश, Osculum. ऑस्कुलम से बाहर जाएगा। बस ये याद रखना आप। समझ आया बच्चा, दिस इज क्लियर। अब पानी को अंदर क्यों ला रहे हैं और फिर पानी को अंदर लाके बाहर क्यों भेज रहे हैं, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं बेटा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज पानी जब अंदर आएगा वो अपने साथ ऑर्गेनिक मैटर लेके आएगा, ऑर्गेनिक मैटर खाना लेके आएगा, बिकॉज समुद्र में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड मटेरियल होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सब पानी में ही होता है। और जब आप उस पानी को अंदर लाते हो ना, तो दैट मीन्स बेटा पानी के साथ फूड को भी अंदर ला रहे हो, ठीक है ना। जब पानी स्पॉन्जोसील में पहुंचा, स्पॉन्जोसील के अंदर बेटा छोटे छोटे से फाइबर लगे हुए, छोटे छोटे से थ्रेड्स लगे हुए, जिनको हम फ्लैजिला बोलते हैं। ये फ्लैजिला किसके हैं बेटा, ये कॉनोसाइट के फ्लैजिलाज है। ये फूड को पकड़ते हैं बेटा, और पकड़ने के बाद अंदर ले जाते हैं। तो मतलब आपने पानी के साथ बहुत सारा पिज्जा लाया था, और पिज्जा को खा गया बेटा कौन, कॉनोसाइट। तो पानी क्या बच गया, खाली पानी बच गया। अब इस खाली पानी का हमारे पास कोई फंक्शन है नहीं बेटा, इसका कोई फायदा नहीं है, और इसको हम बाहर फेंक देते हैं कहाँ से, ऑस्क्यूलम से बेटा। इसके अलावा जो हमारी सेल्स है बेटा पोरिफेरा के अंदर, बिकॉज सेल डाइजेशन कर रही है ना, तो डाइजेशन में बेटा ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम रेस्पिरेटरी गैस बोलते हैं बेटा, या वेस्ट मटेरियल अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालना है, अमोनिया को भी बाहर निकालना है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को हम किस में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, स्पॉन्जोसील में, और वहां से वो ऑस्क्यूलम से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब ये वाला पाथवे बेटा, कि पानी का अंदर आना, स्पॉन्जोसील में जाना और फिर बाहर चला जाना। ये जो पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये जरूरी है बेटा, इट इज हेल्पफुल। ये जरूरी है किसके लिए, फूड को इकट्ठा करने के लिए, मतलब फूड को अंदर लाने के लिए, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड वेस्ट को, वेस्ट मतलब अमोनिया को बेटा, जो डाइजेशन के अंदर या जो रेस्पिरेशन के अंदर बनता है हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन डाइजेशन के अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए ये जरूरी होता है बेटा। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ जो आप ऑलरेडी आई थिंक समझ गए बेटा, दैट इज मेसेनकाइम कंटेन्स फ्री एमोबोसाइट्स एंड स्केलेटल एलिमेंट्स। बेटा मेसेनकाइम ऑलरेडी आपको पता है क्या है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है, जिनको हम एमोबोसाइट्स बोलते हैं। अब इनको फ्री क्यों लिखा गया है, बिकॉज दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब ये चलती रहती है बेटा, इनका मूवमेंट होता रहता है, ये घूमती रहती है मेसेनकाइम के अंदर, इसलिए इनको फ्री लिखा गया है। एंड स्केलेटल एलिमेंट्स, स्केलेटल एलिमेंट का मतलब स्पाइक्यूल होता है बेटा, मतलब इनकी बॉडी के अंदर, जैसे हमारी बॉडी में बून है एज स्केलेटल एलिमेंट, कार्टिलेज है एज स्केलेटल एलिमेंट, इनकी बॉडी में बून के बदले एंड कार्टिलेज के बदले बेटा एक अलग स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्पाइक्यूल बोलते हैं बेटा। तो ये भी कहाँ पे होता है, ये भी मेसेनकाइम के अंदर होता है। मतलब अगर आप ये डायग्राम अगेन एक बार देखेंगे तो आप ध्यान से इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चा, ये डायग्राम में आपको दिखा, ये वाला डायग्राम देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दीज आर एमोबोसाइट्स बेटा, ये एमोबोसाइट्स होती है, और ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइक्यूल। दोनों कहाँ पे है, दोनों मेसेनकाइम के अंदर पाए जा रहे हैं बेटा। समझ आया बच्चा, क्लियर हो गया यहाँ तक, दिस मच इज क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे वापस आ जाते हैं। अब पीछे वापस आते इसलिए बिकॉज एनसीईआरटी ने कैनल सिस्टम को प्रॉपरली बाद में डिफाइन नहीं किया कि कैनल सिस्टम क्या है, कितने टाइप्स का है। तो हम थोड़ा सा उसको एक बार देख लेते हैं कि कैनल सिस्टम के पोरिफेरा में क्या क्या टाइप्स होते हैं, बिकॉज इसके ऊपर एग्जाम में एक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके हम एक बार कैनल सिस्टम को देख लेते हैं बच्चों। तो पोरिफेरा के अंदर कैनल सिस्टम 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कैनल सिस्टम रेफर्स टू मेथड ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के अंदर पानी कैसे बहता है, ऑस्टिया से कैसे अंदर आता है, स्पॉन्जोसील में कैसे पहुंचता है, फिर ऑस्क्यूलम से बाहर कैसे जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर बेटा, और दिस पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन द स्पॉन्ज बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कैनल सिस्टम, इसको हम कैनल सिस्टम बोलते हैं। तो स्पॉन्ज के अंदर 3 प्रकार का कैनल सिस्टम होता है, एक होता है एस्केनॉइड कैनल सिस्टम, दूसरा होता है साइकोनॉइड कैनल सिस्टम, एंड तीसरा होता है ल्यूकोनॉइड कैनल सिस्टम, ठीक है ना। एस्केनॉइड बेटा सबसे सिंपल कैनल सिस्टम होता है, उससे एडवांस बेटा मतलब उससे बेटर दूसरा साइकोनॉइड होता है, एंड सबसे कॉम्प्लेक्स बेटा कौन सा होता है, ल्यूकोनॉइड होता है। तो पहले तो आप यही याद रखेंगे
कि पोरिफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम 3 टाइप्स का होता है, एस्केनॉइड, साइकोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड। बेटा एस्कंट, इसको हम बेटा एस्कंट टाइप भी बोलते हैं, इसको हम एस्कंट टाइप कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं, इसको हम साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं एंड इसको हम ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। तो टोटल कितने कैनाल सिस्टम्स है पोरिफेरा के अंदर? शाबाश, कितने हैं बेटा? 3 टाइप से। ठीक है, तो सिंपल में याद रहे, सिंपल वाला होता है एस्केनॉइड, एडवांस्ड वाला होता है साइकोनॉइड एंड उससे भी ज्यादा एडवांस्ड कौन सा होता है बेटा? ल्यूकोनॉइड होता है। अब एस्केनॉइड कैसा होता है पहले आप इसे देख लीजिए, ठीक है ना। हम इसको डिटेल में नहीं जाने वाले बिकॉज अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा है, सिंपल कौन सा है, और एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो आपको मोस्टली ये याद रखना है सिंपल एडवांस कौन सा है और एग्जाम्पल क्या है इनका, वही एग्जाम में पूछा जाता है। बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि एस्कॉन टाइप कैसा होता है बेटा, ल्यूकोन टाइप कैसा होता है, साइकोन टाइप कैसा होता है। तो ये हमारा है एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम, यहाँ पे लिखा है एस्कन टाइप मतलब एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम है। तो एग्जाम के लिए पहले तो आप याद रखेंगे एग्जाम्पल क्या एक्शन टाइप का, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, दैट इज ल्यूकोसोलिनिया बेटा। तो ल्यूकोसोलिनिया एक पोरिफेरा होता है जिसके अंदर कौन सा कैनाल सिस्टम पाया जाता है? एस्कन टाइप पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा। तो क्या है ये, ध्यान से देख लीजिए। एस्कन टाइप में क्या होता है, पानी अंदर आएगा ऑस्टिया से, ध्यान से सुन लेना बेटा। एस्कन टाइप में क्या होता है, पानी अंदर आता है, मैं इधर बना ही लेता हूँ ताकि आपको इजी लगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा ये इनग्रेसिंग वाटर है, ध्यान से देख लेना ऐसे, ये इनग्रेसिंग वाटर है। इनग्रेसिंग वाटर मतलब अंदर आने वाला पानी है ना। तो ये इनग्रेसिंग वाटर बेटा इन केस ऑफ एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम अंदर आएगा बेटा, ध्यान से देख लेना बेटा। अंदर आया पानी, किस में आया अंदर? स्पॉन्जोसील में आया, स्पॉन्जोसील में आया बेटा। और स्पॉन्जोसील से बेटा पानी बाहर चला गया टू आउटसाइड बेटा, मतलब वापस बाहर चला गया। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, जब पानी अंदर आया तो किससे अंदर आया बेटा? ऑस्टिया से अंदर आया, पानी अंदर आया ऑस्टिया से। फिर बाहर कहां से चला गया बेटा? बाहर चला गया ऑस्क्यूलम से। तो अगर कैनाल सिस्टम ऐसा हो कि पानी अंदर आ रहा है ऑस्टिया से, फिर डायरेक्टली जा रहा है स्पॉन्जोसील में, और फिर स्पॉन्जोसील से डायरेक्टली बाहर जा रहा है थ्रू ऑस्क्यूलम, ऐसे पानी के मूवमेंट को हम बेटा क्या बोलते हैं? एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम बोलते हैं। एकदम सिंपल है बच्चा, 2 सेकंड वाला काम है। समझ आया बात कि नहीं समझ आया? बच्चा क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ? गाइस मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो याद रखेंगे। अब मेरे को बताओ बेटा, यहाँ पे आपको जो पानी मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसका मूवमेंट बेटा इजी है कि टफ है? शिवाज, मूवमेंट ऑफ वाटर इज हियर इजी और टफ? इजी। एकदम इजी है ना बच्चा। इसीलिए यही रीजन है बेटा, यही रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल टाइप कैनाल सिस्टम बोलते हैं। मैंने आपको अभी बोला कैनाल सिस्टम कोई चीज नहीं है, कैनाल सिस्टम कोई स्ट्रक्चर नहीं है बेटा। कैनाल सिस्टम क्या अभी हमने पढ़ा, व्हाट इज कैनाल सिस्टम? कैनाल सिस्टम है बेटा मूवमेंट ऑफ वाटर, कि पानी कैसे मूव कर रहा है स्पॉन्ज के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज कैनाल सिस्टम। अब यहाँ पे पानी मूव कैसे कर रहा है? पानी बाहर से आ रहा है बेटा अंदर थ्रू ऑस्टिया, फिर जमा हो रहा है स्पॉन्जोसील में, फिर ऑस्क्यूलम से बाहर जा रहा है। तो अगर ऐसा मूवमेंट ऑफ वाटर है बेटा कि ऑस्टिया टू स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील टू आउटसाइड थ्रू ऑस्क्यूलम, ऐसे कैनाल सिस्टम को हम बोलते हैं सिंपल और एस्केनाइड कैनाल सिस्टम। समझ आया बच्चा मेरा कि नहीं समझ आया? दिस इज क्लियर नाउ? डायग्राम देख लीजिए बेटा इधर। तो ये आया पानी बाहर से अंदर थ्रू ऑस्टिया, तो ये हो गया ऑस्टिया इधर बेटा। ऑस्टिया से आया स्पॉन्जोसील में, तो ये हो गया स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील से बाहर चला गया बेटा थ्रू दिस पोर, जिसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। दिस इज क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप ध्यान से देख लो बच्चा, इधर ध्यान से इसे देख लीजिए। दोनों डायग्राम को कंपेयर कर लो, ऊपर वाली डायग्राम को नीचे वाली डायग्राम से कंपेयर कर लो। क्या आपको बेटा पोरिफेरा के स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ऑफ कोर्स डिफरेंस दिखाई दे रहा है बेटा, ऑफ कोर्स डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ये जो कैनाल सिस्टम है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। दिस कैनाल सिस्टम जो होता है ना,
ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, इट इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स देन एस्कन। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो ये हल्का सा बेटा मोर कॉम्प्लेक्स, दिस अगर ये बी है अगर ये ए है तो बी इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स देन ए बेटा, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो दिस कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनल सिस्टम बेटा इट इज कॉल्ड एज साइक्लोन टाइप कैनल सिस्टम। और साइक्लोन टाइप कैनल सिस्टम में पानी मूव कैसे करता है तो मैं उसका भी एक आउटलाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पानी मूव कैसे करेगा तो ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए ये इनग्रेसिंग वाटर है बेटा, दिस इज इनग्रेसिंग वाटर। इनग्रेसिंग वाटर मतलब अंदर आने वाला पानी बेटा। ये इनग्रेसिंग वाटर जब अंदर आता है, ठीक है, तो अंदर आने के लिए बेटा सबसे पहले ये एक कैनाल में पहुंचेगा, ठीक है ना, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये एक स्पेस में पहुंचेगा बेटा, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज रेडियल कैनल। ध्यान से देख लीजिए बेटा इधर, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल कैनल बेटा, ठीक है। मैं बाद में डायग्राम में भी दिखाऊंगा। तो पानी बाहर से अंदर आया ऑस्टिया से, और ऑस्टिया से कहाँ पे पहुंचा बेटा, ऑस्टिया से रेडियल कैनाल में पहुंचा। अब रेडियल कैनाल से बेटा ये पानी निकल के अंदर की तरफ आएगा, ठीक है ना, और अंदर की तरफ आके पहुंचेगा स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील में, अब स्पॉन्जोसील से बाहर जाएगा बेटा, और बाहर जाएगा बेटा आउटसाइड, और आउटसाइड कहाँ से जाएगा वो आपको पता है बेटा, वो जाएगा ऑसिक्यूलम से, ठीक है ना। ऑस्क्यूलम। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ऑस्टिया लगाएंगे, तो यहाँ पे ऑस्टिया है बेटा। तो ऑस्टिया से पानी स्पॉन्जोसील में नहीं आ रहा है, ध्यान से देख लो। ऑस्टिया से पानी आना चाहिए था स्पॉन्जोसील में, बट वो वहां नहीं आ रहा है। वो कहाँ पे आ रहा है बेटा, वेरी गुड, वो रेडियल कैनल में आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना, रेडियल कैनल से पानी फिर जा रहा है स्पॉन्जोसील में। तो स्पॉन्जोसील में जब रेडियल कैनल से पानी जाएगा ना, वो एक पोर के थ्रू जाता है, दैट पोर इज कॉल्ड एज एपोपाइल बेटा, उसको हम एपोपाइल बोलते हैं। और एपोपाइल से पानी स्पॉन्जोसील में पूछा, और स्पॉन्जोसील से बेटा ऑस्क्यूलम से पानी चला गया बाहर। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ आया बच्चा? अब दूसरी चीज याद रख लिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। अब रेडियल कैनाल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ध्यान से देख लेना। रेडियल कैनाल में बेटा एक तो पानी आ सकता है इनग्रेसिंग कैनाल से, ध्यान से सुन लो पहले से, इंपॉर्टेंट है। रेडियल कैनाल में इन केस ऑफ साइक्लोनॉइड कैनाल सिस्टम एक तो पानी आ सकता है ऑस्टिया से, जो आप अभी देख चुके हैं। दूसरा जो पानी आ रहा है ना बेटा, वो आ रहा है इन करंट कैनाल से। जी सर। वो आ रहा है इन करंट कैनाल से, और इन करंट कैनाल से जब पानी रेडियल कैनाल में पहुंच रहा है, इन करंट कैनाल से जब पानी बेटा रेडियल कैनाल में पहुंच रहा है, पहुंचने के लिए बेटा वो अलग से एक पोर को यूज कर रहा है, जिसको हम प्रोसोपाइल बोलते हैं बेटा, जिसे हम प्रोसोपाइल बोलते हैं। तो आप दोनों को ध्यान से देख लीजिए, ऊपर वाले फ्लो चार्ट को भी देख लो और नीचे वाले फ्लो चार्ट को भी देख लो। मेरे को बताओ बेटा, क्या आपको फ्लो चार्ट ए कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है कि बी वाला कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है? कौन सा कॉम्प्लेक्स है? बी वाला कॉम्प्लेक्स। बी वाला कॉम्प्लेक्स। बी वाला सर। बेटा किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में। अब क्या मैंने आपको अभी दिखाया, ये ध्यान से देखिए। अब डायग्राम देख लीजिए, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। हमेशा मैं ऐसे बोलता हूँ। एक मिनट मेरे को कॉल आ रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। यस 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 मैम, अभी मेरा क्लास ऑनलाइन चल रहा है, आप बाद में प्लीज कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए ये देख लीजिए बच्चा, आप डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए आप पहले, ठीक है ना। अब ये है हमारा इनग्रेसिंग वाटर, है ना। इनग्रेसिंग वाटर ध्यान से देखना है डायग्राम को। ये हमारा इनग्रेसिंग वाटर है। इनग्रेसिंग वाटर बेटा इस पोर से, माइक ऑफ कर दो प्लीज, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक एक बार ऑफ कर दीजिए प्लीज। किसका माइक ऑन है? देखो ये ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना सभी को। ये इनग्रेसिंग वाटर है, इनग्रेसिंग वाटर से बेटा पानी अंदर आ रहा है इस जगह पे। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ना, दिस इज कॉल्ड एज रेडियल कैनाल बेटा, यहाँ पे इसको हाईलाइट किया गया। ये जगह को हम रेडियल कैनाल बोलते हैं। तो पानी जब इधर से आएगा, है ना, तो इधर से रेडियल कैनाल में पहुंचेगा, तो किसको क्रॉस कर रहा है?
इस पोर को और मैं क्रॉस कर रहा है बेटा। सो दीज पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया बेटा। ये सारे पोर जो है ना ये ऑस्टिया कहलाते हैं, ये ऑस्टिया कहलाते हैं। दूसरा ध्यान से देख लीजिए, अब पानी बेटा ऑस्टिया से भी आ सकता है रेडियल कैनाल में, लेकिन इसके अलावा पानी इधर से भी आता है बेटा, इस जगह से भी आता है। ये जो यहाँ पे आपको बीच में ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, इस जगह से भी पानी अंदर आता है। इसको हम इनकरंट कैनाल बोलते हैं बेटा। लेकिन इनकरंट कैनाल से जब पानी अंदर आता है ना, वो इधर से एंटर करता है, इन लैटरल पोर से एंटर करता है। इन लैटरल पोर्स को हम प्रोसोपाइल बोलते हैं। मतलब पानी रेडियल कैनाल में दो जगह से आ रहा है, एक तो ऑस्टिया से आ रहा है और एक तो प्रोसोपाइल से आ रहा है। ऑस्टिया से आएगा तो डायरेक्टली अंदर आएगा, प्रोसोपाइल से आना है तो सबसे पहले बेटा इनकरंट कैनाल में जाना पड़ेगा। अब दोनों का पानी कहाँ पे एंटर कर रहा है? दोनों का पानी स्पॉन्जोसील में एंटर कर रहा है, और स्पॉन्जोसील में एंटर करने के लिए ये वाला पोर क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो अंदर वाली आपको गैप्स दिखाई दे रहा है, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज, जो अलग वाले पोर्स इनको हम एपोपाइल बोलते हैं बेटा। और फिर पानी आया स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से कहाँ चला गया? आउटसाइड चला गया। दिस कैनाल सिस्टम इज कॉल्ड एज साइकोनाइड कैनाल सिस्टम और साइकन टाइप कैनाल सिस्टम। और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? स्काइफा इसका एग्जाम्पल है, SCYPHA इसका एग्जाम्पल है, जिसमें क्या पाया जाता है? साइकन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है। स्काइफा को हम शॉर्ट में साइकॉन भी बोलते हैं बेटा। स्काइफा इज आल्सो कॉल्ड एज साइकॉन बेटा। सर साइकॉन। स्काइफा इज आल्सो कॉल्ड एज साइकॉन, इसलिए साइकन टाइप कैनाल सिस्टम बोला जाता है इसको। समझ आया कि नहीं समझ आया? दो कैनाल सिस्टम कंप्लीट हो गए, क्लियर हुआ जी ना? सर। यस सर। अब जी थर्ड सर। में आपको कोई फ्लो चार्ट याद नहीं रखना है, बिकॉज इसका फ्लो चार्ट आज तक कभी नहीं पूछा गया बेटा। बट फिर भी आप याद रख लीजिए बेटा, थर्ड के पास क्या होता है? ये छोटे छोटे से आपको जो ये सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बोलते हैं। मतलब इस कैनाल सिस्टम में बेटा क्या आ गया? फ्लैजिलेटेड चैम्बर आ गया। तो मतलब पानी सबसे पहले फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जमा होगा, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से बेटा फिर स्पॉन्जोसील में पहुंचेगा। द मोस्ट एडवांस्ड कैनाल सिस्टम जो होता है, इसको हम ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम बोलते हैं, जो कहाँ पे पाया जाता है? जो स्पॉन्ज जिला के अंदर पाया जाता है बेटा। यस यस बच्चा बोल, यस बच्चा बोलो बोलो। जी सर, पानी से कोई जमाने एपोपाइल। एपोपाइल कहाँ पे? शबाश शबाश, बोलो बोलो। सेकंड टाइप का पूछ रहे हो क्या? जी सर। हाँ देखो, हो क्या रहा है बच्चा, हमारा कैनाल सिस्टम का मतलब होता है पानी स्पॉन्ज के अंदर कैसे बहता है, पानी स्पॉन्ज के अंदर कैसे मूव करता है। दैट मूवमेंट ऑफ वाटर इन द स्पॉन्ज इज कॉल्ड एज कैनाल सिस्टम। तो यहाँ पे पानी कैसे बह रहा है बेटा? यहाँ पे पानी बह रहा है, बाहर का पानी बेटा सबसे पहले स्पॉन्जोसील में नहीं जा रहा है, सबसे पहले पानी जमा किया जा रहा है रेडियल कैनाल में, ठीक है ना? अगर आप इधर देखोगे ना, इधर पानी डायरेक्टली जमा कहाँ पे किया जा रहा था? स्पॉन्जोसील में। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले पानी जमा किया जा रहा है रेडियल कैनाल्स में। अब रेडियल कैनाल में पानी दो जगह से जमा किया जाता है, या तो डायरेक्टली बेटा इधर से आ जाएगा, जो नॉर्मल पोर्स होते हैं ऑस्टिया से आएगा, या तो इन हॉरिजॉन्टल पोर से आ रहा है बेटा। नॉर्मल पोर्स को हम ऑस्टिया बोलते हैं, जहां से पानी डायरेक्टली कहाँ पे आएगा? रेडियल कैनाल में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला, ऑस्टिया से पानी डायरेक्टली रेडियल कैनाल में आता है। लेकिन अगर पानी बेटा इस पोर से आ रहा है, जिस पोर को हम एपोपाइल बोलते हैं, तो इधर से पानी सबसे पहले कहाँ पे जमा हो रहा है? इनकरंट कैनाल में जमा हो रहा है। तो मतलब पानी इधर से आएगा, पहले इधर जमा होगा, इनकरंट कैनाल में जमा होगा, फिर इधर से अंदर रहेगा बेटा किसमें? रेडियल कैनाल में। फिर रेडियल कैनाल से बेटा एपोपाइल को क्रॉस करके कहाँ पे आ जाएगा? स्पॉन्जोसील में आएगा। तो यहाँ पे मैंने दिखाया इनकरंट कैनाल से, मतलब आउटसाइड से वाटर पहले आया इनकरंट कैनाल में, इनकरंट कैनाल से पहले चला गया रेडियल कैनाल में, लेकिन क्रॉस किसको किया बेटा? प्रोसोपाइल को क्रॉस किया। अब सारा पानी कहाँ पे? सारा पानी रेडियल कैनाल में। अब रेडियल कैनाल से पानी फिर स्पॉन्जोसील में जाएगा, किसके थ्रू बेटा? एपोपाइल के थ्रू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, क्लियर हो गया। ग्रेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज, इधर देख लीजिए ध्यान से, इधर देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे भी सेम चीज है। एपोपाइल, प्रोसोपाइल, इनकरंट कैनाल, एक्सकरंट कैनाल, सब कुछ सेम है, बट डिफरेंस क्या है बेटा? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, दैट इज फ्लैजिलेटेड चैम्बर बेटा। जिस कैनाल सिस्टम के अंदर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होता है, ठीक है ना, उस कैनाल सिस्टम को क्या बोलते हैं? ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम बोलते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है? स्पॉन्जिला है बेटा। समझ आया बच्चा मेरे? जी क्लियर सर, हो गया है? ये तीन जी। तरीके के। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अजमल सर। बस
अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को टाइम का पता ही नहीं चला। ठीक है ओके, मैं फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है बस, ओके ओके, डन डन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, तो ये हमारा हो गया कैनल सिस्टम फिनिश। बेटा मेरे को क्लास का आज पता ही, आज मजा आ गया पढ़ाने में, तो मेरे को क्लास का पता ही नहीं चला टाइम कहाँ से खत्म हो गया। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं क्लास फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाए। तो अभी मैं क्लास फिनिश कर रहा हूँ। हाय, इफ यू कैन सी मी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, अस्सलाम वालेकुम। चले, और अस्सलाम वालेकुम ईद सर। कैसा रहा? एकदम मस्त यस यस। लग रहा है, सबने अच्छा खासा खाया।